D के लिए 4, D के लिए 4 और E के लिए 4। एंड नाउ यू नीड टू फाइंड आउट कहाँ पे क्या आएगा। ओके, कहाँ पे क्या आएगा ये फाइंड करना है। सो अकॉर्डिंगली आपको जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया जाएगा 0 n, ओके, इसके ऊपर से SOP एंटर द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट n 1 एंड से n minus 1। सो यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा। फैक्टोरियल के केस में 1 आएगा ना यहाँ पे। फिर D के लिए 4 ऑप्शन, I is equal to 0, I is equal to 1, I is equal to n, I is equal to n minus 1। तो इसमें से क्या आएगा I is equal to 1 आएगा। इधर क्या फिर C जो है इस डैश के लिए 4 ऑप्शन, I less than equal to n, I less than equal to n plus 1, I less than n plus 1, I equal to n। क्या आएगा less than equal to n। समझा ना ये। सो एक एक टिक मार्क कर रहे हैं। तो इस टाइप के प्रोग्राम दिए जाएंगे 4 प्रोग्राम्स और चारों के अंदर 5-5 फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे और उन फिल इन द ब्लैंक्स को फिल अप करना है। सो ये 20 मार्क्स, ऐसे कुल मिला के 50 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। इज दैट क्लियर? सो अकॉर्डिंगली द पेपर विल, इज दैट ओके? तो कुछ इंट्रोडक्शन टू ओपी के ऊपर बेस्ड कुछ मेरे पास एमसीक्यूज है, तो उन वो एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं आज, ठीक है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज है वो सॉल्व करते हैं। अभी ये टॉपिक में ज्यादा से ज्यादा थ्योरी वाले रहने वाले हैं, ठीक है? प्रोग्रामिंग बेस्ड ये रहेंगे, थ्योरी बेस्ड ज्यादा रहेंगे। So the process that allows us to perform a single action in different ways is called single action in different ways. Okay, the process which allows us to perform single action in different ways is called single action in different ways is called, क्या कहते हैं इसको? Abstraction, inheritance, polymorphism या encapsulation? Polymorphism। तो आंसर क्या है? Polymorphism। समझा क्या? सिंगल एक्शन इन मल्टीपल वेज। जैसे फॉर एग्जांपल दो मैक्सिमम फाइंड कर रहा है, तो मैक्सिमम इंटीजर a कॉमा इंटीजर b। अगर 3 नंबर में से मैक्सिमम फाइंड करना है तो मैक्सिमम इंटीजर a कॉमा इंटीजर b कॉमा इंटीजर c, ऐसे लिखेंगे ना फंक्शन। अगर 3 फ्लोटिंग वैल्यू में से मैक्सिमम फाइंड करना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे? मैक्स फ्लोट a कॉमा फ्लोट b कॉमा फ्लोट c, ऐसे लिखेंगे ना। तो कैन आई से सेम नाम different bodies? This is function overloading, writing down more than one function with same name and different signature। signature implies क्या? either number of parameters या फिर उनका data type, बराबर है? तो this is function overloading। और function overloading किसका पार्ट है? polymorphism का पार्ट है। polymorphism में दो चीजें बताई थी, एक तो function overloading and the second one was function overriding। is that clear? So when you have to perform same action, maximum फाइंड करने का ही एक्शन है, लेकिन उसके लिए मल्टीपल फॉर्म्स है, तो इट इज कॉल्ड एज फंक्शन ओवरलोडिंग। इज दिस क्लियर? एंड इट इज द पार्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। सो द आंसर इज पॉलीमॉर्फिज्म। सुन लो, साइमल्टेनियसली सिर्फ लिखने की कोशिश मत करो। जो क्वेश्चन लगता है कि कुछ अलग है, जिसका आंसर इजी नहीं है, वो लिखो प्रॉब्लम से। हर प्रॉब्लम लिखने की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? A feature of Java programming that lets you create classes that are derived from other classes। Inheritance। अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, शायद लास्ट टाइम इस टाइप का क्वेश्चन था। ओके, इनहेरिटेंस। ओके, a class inheriting from other class and adding its own methods to it is called चाइल्ड क्लास कह सकते हो, या फिर डिराइव्ड क्लास कह सकते हो, या फिर सब क्लास भी कह सकते हो। समझा क्या? इधर ऑप्शन दिए थे एब्स्ट्रैक्ट क्लास, सुपर क्लास, सब क्लास, मेन क्लास। तो इट इज सब क्लास। ओके, एन ऑब्जेक्ट इज एन डैश ऑफ अ क्लास, इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। मुझे ऑप्शन भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी है। इज दैट क्लियर? सो गुड, ये अच्छी बात है। ऑप्शन दिए थे चाइल्ड, इंटरफेस, इंस्टेंस, पैरेंट। Okay, so that is instance। is that clear? The state of an object is represented by, ये क्वेश्चन आप लिख सकते हो। The state of an object is represented by, state of an object
इज रिप्रेजेंटेड बाय। शिवम कुछ नहीं समझा तो पूछ लो, ओके? कोई क्वेश्चन नहीं समझा तो चुप बैठ के कुछ नहीं होगा, ओके? The state of an object is represented by. So yes, answers. State of an object is represented by first value of attributes. Value of attributes. Second option. Good afternoon. Value of parameters. Value of what? Parameters. Third option. Value of arguments. Value of arguments. And fourth option, abstraction. Abstraction. Okay. Actually इसमें बोलो आंसर बोलो. The state of an object is क्या है? State of an object is represented by. State मतलब क्या? हाँ बताऊंगा. State of an object is represented by. देखो अगर मैं कोई क्लास लिखता हूँ, क्लास, ओके, क्लास स्टूडेंट, अब इसके अंदर इंटीजर, रोल नंबर, स्ट्रिंग, नेम, ठीक है, फ्लोट, परसेंटेज, ऐसे कुछ मेंबर्स है, बराबर? अब मैंने इस स्टूडेंट क्लास के कुछ ऑब्जेक्ट्स बना दिए. शिवम थोड़ा शिफ्ट हो जाओ. तो स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट बनाए. स्टूडेंट S1 is equal to new student, S2 is equal to new student, S3 is equal to new student, S4 is equal to new student. ऐसे मैंने चार ऑब्जेक्ट्स बनाए, ठीक है? S1, S2, S3, S4 चार ऑब्जेक्ट बनाए. अब कैसे डिस्टिंग्विश करोगे S1 और S2, S1 को S2 से, S2 को S3 से और S3 S4? ये सब ऑब्जेक्ट कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? डेफिनेटली उनकी वैल्यूज से डिस्टिंग्विश करोगे. किसकी वैल्यूज? सो S1 के ये सब क्या है? इनको कहते हैं एट्रीब्यूट्स. ये डेटा मेंबर्स भी कहते हैं, फील्ड्स भी कहते हैं, एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं. सो रोल नंबर, नेम और ये परसेंटेज क्या है? एट्रीब्यूट्स है, बराबर है? तो जैसे ही ऑब्जेक्ट्स बनते हैं तो टेबल बनता है. S1, S2, S3, S4 चार रोज, जितने ऑब्जेक्ट्स उतने रोज, एंड फिर जितने एट्रीब्यूट्स उतने कॉलम. रोल नंबर का कॉलम, नेम का कॉलम एंड परसेंटेज का कॉलम. समझा क्या? अब S1 का रोल नंबर 1, S2 का रोल नंबर 2, S3 का रोल नंबर से 4, S4 का रोल नंबर से 10, ऐसे कुछ है. तो ये जो एट्रीब्यूट्स है, इनकी वैल्यू से पता चलता है कि वो कौन सा ऑब्जेक्ट है. इज दैट क्लियर? सो अब जो है क्वेश्चन पढ़ो क्या है. द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय. स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय द वैल्यूज ऑफ द एट्रीब्यूट्स. समझा क्या? आंसर क्या आएगा? वैल्यूज ऑफ द एट्रीब्यूट्स. सो एट्रीब्यूट की वैल्यूज जो होती है उससे कोई भी ऑब्जेक्ट का स्टेट रिप्रेजेंट होता है. स्टेट का मतलब होता है कि वो करंट टाइम पे ओके कैसा है, करंट टाइम पे वो कैसा दिखता है, उसको कहते हैं स्टेट. इज दैट क्लियर? सपोज फॉर एग्जांपल आप लोग जो है कोई एक्शन पे फोटो निकालते हो. फोटो जो निकालते हो तो उस फोटो में एक एक्शन कैप्चर हो जाता है. So that action represents उस टाइम का स्टेट, उस टाइम का आपका स्टेट. That action represents उस टाइम का आपका स्टेट. Getting it? तो वैसे ही किसी भी एट्रीब्यूट के वैल्यूज से आप ऑब्जेक्ट डिफाइन कर सकते हो. आप कह सकते हो S1 जो है, ओके, S1 जो है इसका रोल नंबर 1, या फिर उल्टा कह सकते हो रोल नंबर 1 named XYZ having percentage 75 represents S1, that is object, represents object, बराबर है ना? Represents the state of an object. So the answer comes to value of attribute. समझा क्या value of attributes? Is that clear? क्या represent करता है? The state of an object. And who represents the behavior of an object? किसी भी ऑब्जेक्ट का बिहेवियर कौन रिप्रेजेंट करता है? तो किसी भी क्लास जो है उसके अंदर के जो फंक्शंस होते हैं वो उस ऑब्जेक्ट का बिहेवियर डिफाइन करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल इसमें एक रीड नाम का फंक्शन लिखा मैंने, एक कैलकुलेट नाम का फंक्शन लिखा, एक प्रिंट नाम का फंक्शन लिखा, और फिर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं S1 डॉट रीड ऐसे फंक्शन कॉल करते हैं ना.
तो S1 क्या क्या कर सकता है उसको कहते हैं बिहेवियर। इज दैट क्लियर? तो किसी भी ऑब्जेक्ट जो है उसका स्टेट इज डिफाइंड बाय द वैल्यू ऑफ द एट्रीब्यूट्स, एंड किसी भी ऑब्जेक्ट का बिहेवियर इज डिफाइंड बाय द फंक्शंस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, मेथड्स ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। समझा क्या? स्टेट किससे रिप्रेजेंट होता है? एट्रीब्यूट, एंड बिहेवियर फंक्शन से रिप्रेजेंट होता है। आया समझ में? सो दैट इज व्हाट द टू थिंग्स, रिमेंबर दिस थिंग नाइटली, स्टेट एंड बिहेवियर। स्टेट एंड बिहेवियर, स्टेट एंड बिहेवियर, ये चीज समझो। ओके, गेटिंग इट? सो आई होप सो इट्स क्लियर। ओके, बहुत सारे बच्चे एक्चुअली प्रॉब्लम में मैं शुरुआत में जो बोलने वाला था, अगर यहाँ पे पास बाय वैल्यू या पास बाय रेफरेंस लिखा होता ना, बहुत सारे बच्चे वही टिक करते थे। क्यों? क्योंकि वो नोन टर्म है, वो सुने हुए टर्म है। ऐसा कोई टर्म सुना हुआ नहीं है, वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट, वैल्यू ऑफ पैरामीटर, तो ऐसे लगेगा कि अरे ये क्या है, ये तो कुछ अलग ही चीज है। तो पास बाय वैल्यू को बहुत सारे बच्चे टिक करेंगे। खैर यहाँ पे ऑप्शन दिया नहीं था, लेकिन इनकेस अगर वो ऑप्शन दिया ना तो बहुत सारे बच्चे कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस वो टिक करें। ऐसा नहीं, समझो, मीनिंग को समझो। इज दैट क्लियर? वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट्स। ओके, समझा क्या ये? एनी डाउट्स? Hiding the implementation details and showing only the functionality is data abstraction. Is that clear? This is what I want. Question पूरा होने से पहले आंसर आना. Is that clear, girls? Okay. Next, pick the incorrect statement. Okay, अब ये आप लिख लो because आपको हम समझने के लिए काम आएंगे. Pick the incorrect statement. First, a class is a collection of similar type of objects. A class is collection of similar type of objects. Class is collection of similar type of objects. Second, a class is collection of similar type of objects. Second, a class is a blueprint of an object. A class is a blueprint of an object. Blueprint of an object. Third, a class is user-defined data type. A class is a user-defined data type. A class is user-defined data type. And fourth, only one instance can be created from a class. Only one instance can be created from a class. So the answer is 4. Good. बाकी सब करेक्ट है ना? ठीक है ना? इसलिए फोर्थ वाला गलत है. Only one instance can be created from a class. Only one instance can be created from a class. Got it? फोर्थ वन जो है, you can create many instances. अभी भी हम लोगों ने 4 ऑब्जेक्ट बनाए थे एक क्लास के. So लास्ट वाला तो सिंपल है कि रॉन्ग है. Next, the term object is often interchangeable with. I'll repeat the question. Okay, लिखने की जरूरत नहीं है. अगर आंसर नहीं आता है या हार्ड लगता है तो लिखो, वरना यहाँ पे समझने की कोशिश करो. Is that clear? क्योंकि हर क्वेश्चन के लिए मैं अगर लिखने के लिए टाइम दूंगा तो शायद 10-15 ही क्वेश्चन हो पाएंगे. हम लोगों को ज्यादा करना है. Okay. So the term object is often interchangeable with. Okay, मतलब क्या? मैं फिर से object जो है इसका synonym. Okay, options सुन लो पहले. Okay, attribute, instance, method, interface. Instance. Is that clear? Yes. इसके लिए और कोई वर्ड, और कोई synonym object के लिए, instance के लिए? You can use the word sample also. An object is a sample of a class. Is that clear? Yeah, sample of a class. Okay, are you okay here? Teacher. In procedure-oriented programming, abstraction is at. In procedure-oriented programming, OP नहीं, POP में, abstraction is that. Okay, abstraction कौन से level पे होता है? That is what they are asking. पहला option function level, second package level, third compiler level, and fourth object level. क्या क्या ऑप्शन दिए? आप लिख सकते हो क्वेश्चन, बिकॉज थोड़ा अलग है. फंक्शन लेवल क्वेश्चन बोलूं. अब इन पीओपी प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एब्स्ट्रैक्शन इज एट. एब्स्ट्रैक्शन वहां पे भी होता है, पीओपी में भी होता है, लेकिन अलग लेवल पे होता है.
Is that clear? So function level, first option. Second option, package level. Package level. Third option, compiler level. Compiler level. And fourth option, object level. Object level. बोलो आंसर बोलो. सोचो. आपका नाम अनन्या. ओके, बोलो अनन्या. कुछ आपका नाम है भूल गया. शौर्य. हाँ, फंक्शन लेवल आंसर करेक्ट है. ओके, फंक्शन लेवल. अब दो तरीके बताता हूँ, 2 पॉइंट बताता हूँ आंसर कैसे ढूंढना था इस क्वेश्चन में. ओके, एक तो सिंपल सी बात है कि अगर आंसर नहीं पता है तो जो गलत आंसर है उनको रेस के बाहर निकालो. जैसा कि जो गलत आंसर है उनको रेस के बाहर निकालो. हाँ, दैट्स व्हाट. मतलब वो करेक्ट रीजन है, बट दूसरा भी रीजन बता रहा हूँ, दूसरा भी तरीका बता रहा हूँ. तो ये तीनों गलत क्यों है? ओके, जब एब्स्ट्रैक्शन की बात होती है तब जो है ऑब्जेक्ट लेवल पे तो वो तो ओपी में होगा, बट नेचुरल है, और इसीलिए ये आंसर तो नहीं हो सकता. पीओपी में भी पैकेजेस नहीं होते. पैकेजेस सिर्फ ओओपी में होते हैं. ओके, उसमें भी सिर्फ जावा में होते हैं, सभी ओओपी में नहीं है. तो डेफिनेटली पैकेजेस पीओपी में नहीं होते, तो इसीलिए. और जब एब्स्ट्रैक्शन की बात होती है तो प्रोग्रामिंग की बात होती है. प्रोग्रामिंग में एरर ढूंढने की बात नहीं होती है. किसकी बात होती है? प्रोग्रामिंग. कंपाइलर की फंक्शनैलिटी क्या है? एरर ढूंढना. तो हम लोग एरर ढूंढने की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, हम लोग तो क्या है, कोडिंग की बात कर रहे हैं, कोडिंग के डिजाइन की बात कर रहे हैं, बराबर ना. तो एब्स्ट्रैक्शन वर्क्स एट डिजाइन लेवल. एब्स्ट्रैक्शन कंसेप्ट कौन से लेवल पे? डिजाइन. और इसलिए ये भी नहीं. और लास्ट पॉइंट. ओके, अब ये तीनों नहीं तो डेफिनेटली ये. अब दूसरा व्हाट ही वाज सेइंग, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में द कंसंट्रेशन इज ओनली ऑन फंक्शंस. फंक्शंस के अलग अलग नाम क्या है? जैसे मैंने अभी बताया, ऑब्जेक्ट के अलग अलग नाम, इंस्टेंस, सैंपल. डेटा मेंबर के अलग अलग नाम, फील्ड, एट्रीब्यूट, बराबर है ना. वैसे फंक्शंस के अलग अलग नाम, मेथड, ओके, बिहेवियर, प्रोसीजर, रूटीन, सब रूटीन, इतने सारे नाम है. ठीक है. सो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, प्रोसीजर वर्ड की जगह पे आप अगर फंक्शन लिखो तो फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. तो फंक्शन लेवल पे एब्स्ट्रैक्शन होता है यहाँ पे. कौन से लेवल पे? फंक्शन लेवल पे. whereas in object oriented programming ऑब्जेक्ट लेवल पे. व्हाट इज ऑब्जेक्ट? कलेक्शन ऑफ डेटा एंड फंक्शन कोड. तो यही तो बेसिक डिफरेंस है पीओपी एंड ओओपी में. यहाँ पे कंसंट्रेशन सिर्फ फंक्शन पे है, यहाँ पे कंसंट्रेशन डेटा प्लस फंक्शन दोनों पे है ना. तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन कौन से लेवल पे है? फंक्शन लेवल पे. समझा क्या? प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का दूसरा नाम फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. इज दैट क्लियर? प्रोसीजर को ही फंक्शन भी कहते हैं, प्रोसीजर को ही ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट भी कहते हैं, प्रोसीजर को रूटीन, सब रूटीन भी कहते हैं. इज दैट क्लियर? आगे बढ़ो. सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है. एन ऑब्जेक्ट हैज एट्रीब्यूट्स, एन ऑब्जेक्ट हैज अ स्टेट, एन ऑब्जेक्ट हैज बिहेवियर, एंड लास्ट वन बोलो. लास्ट ऑप्शन. मैं फिर से रिपीट करता हूँ क्वेश्चन. ओके, अच्छे से समझो, इजी क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा इजी. सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है. पहला ऑप्शन, एन ऑब्जेक्ट हैज एट्रीब्यूट्स. ऑब्जेक्ट में एट्रीब्यूट्स होते हैं क्या? अभी थोड़ी देर पहले बताया. हाँ, होते हैं. और ऑब्जेक्ट हैज स्टेट. क्वेश्चन ही था द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय, मतलब स्टेट तो होता है ऑब्जेक्ट को. तीसरा ऑप्शन, एन ऑब्जेक्ट हैज बिहेवियर. बिहेवियर भी होता है, मैंने अभी कहा फंक्शन होता है मतलब बिहेवियर भी होता है. तो चौथा ऑप्शन क्या रहेगा? ऑल ऑफ द अबव. तीनों आंसर करेक्ट लग रहे हैं ना? तो उन्होंने कहा करेक्ट आंसर जो है करेक्ट स्टेटमेंट. सो फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव. बराबर है. तो सॉल्यूशन समझा? ऑल ऑफ द अबव. इज दैट क्लियर? अगर आपको चाहिए तो मैं क्वेश्चंस आपको ट्रांसफर भी कर दूंगा व्हाट्सएप पे, सो दैट आप लोग चेक कर सकते. द एक्रोनिम ऑफ OOP. OP stands for OP mainly uses which approach? Options are top down approach, bottom up approach, top down and bottom up approach both, and none of the above. Top down. Huh? Top down and bottom up. Top down approach? Top down and bottom up. आपके बुक्स में है, it is bottom up approach. Bottom.
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजेस बॉटम अप अप्रोच, टॉप डाउन नहीं। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टॉप डाउन अप्रोच यूज करता है। ओके, देखो ऐसा है कि टॉप डाउन में क्या होता था कि एक बड़ा प्रॉब्लम है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर किया जाता था, ऊपर से कोडिंग नीचे तक जाती है। बॉटम अप अप्रोच में नीचे से कोडिंग ऊपर तक जाती है, छोटे छोटे मॉड्यूल्स बना के लाइब्रेरी में डाल दो और फिर उन मॉड्यूल्स को कॉल करके एक बड़ा एप्लीकेशन बना दो, पैकेज में डाल देते थे ना, और फिर उनको यूज करके क्या करते थे, एक बड़ा एप्लीकेशन बनाते थे। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या करता था, बॉटम अप अप्रोच यूज करता था। इज दिस क्लियर? एक्चुअली ये जो टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच है ना, ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी चीज है। अगर इसको एक्सप्लेन करने के लिए जाए तो शायद 10 लेक्चर कम पड़े, इतना बड़ा कंसेप्ट है। इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में इसका डिटेलिंग है। ओके, फाइनल ईयर में डिटेलिंग, तो अभी तो आपको सिर्फ ये लर्न करना पड़ेगा, मैं पूरा डिटेल में भी आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता एट दिस स्टेज। मैं ये सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ इंजीनियरिंग के बच्चों को, लेकिन एट दिस स्टेज आप लोगों को नहीं। इज दैट क्लियर? सो हाँ, क्या बेसिक एक्सप्लेन किया, तो जरूरत नहीं, आपको सिर्फ ये याद रखना है ओपी में बॉटम अप अप्रोच होता है, नीचे से ऊपर तक। इज दैट क्लियर? एंड जो है पीओपी में टॉप डाउन से ऊपर से नीचे तक होता है। तो ओपी में नीचे से ऊपर बॉटम अप अप्रोच होता है। इज दिस क्लियर? आपके टेक्स्ट बुक में भी सिर्फ एक ही लाइन है जहाँ पे डिस्टिंग्विश किया ना पीओपी और ओपी में, शायद 9 या 10 की बुक में, तो वहाँ पे ये चीज एक लाइन दी हुई है, पीओपी टॉप डाउन अप्रोच एंड OP bottom up approach. Is that clear? The next question: what represents an entity in the real world with its identity and behavior? Okay, identity and behavior. So no. Okay, I'll repeat the question. What represents in an entity in the real world? Okay, with its identity and behavior. Object. Is that clear? So that is object. Options are method, procedure, class, object. So the answer is object. Object जो है real life entity with identity and behavior के साथ होता है, बराबर है? Object has attributes, state, behavior, all of these. An object belonging to a particular class is known as dash of that class. Object belonging to a particular class is known as instance of that class. Is that clear? Procedure oriented programming mainly uses, again वही है, top down approach या bottom up approach, तो यहाँ पे top down approach. A class is dash a specification of object, an object factory, a blueprint to create objects, all of the above. Okay, specification of object. Object जो है उसका specification class में होता है ना, क्योंकि class का object बनता है, student का object बनता है, तो बराबर है। दूसरा ऑप्शन ऑब्जेक्ट फैक्ट्री, द क्लास इज आल्सो कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट फैक्ट्री, क्योंकि एक क्लास से मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आप मैन्युफैक्चर कर सकते हो, बना सकते हो। स्टूडेंट क्लास के कितने ऑब्जेक्ट बन सकते हैं? हजारों, लाखों, करोड़। तो इट इज ऑब्जेक्ट फैक्ट्री। इट इज आल्सो कॉल्ड एज ब्लूप्रिंट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ब्लूप्रिंट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि उस ऑब्जेक्ट का रफ स्केलेटन, जैसे आर्किटेक्ट जो प्लान बनाता है ना, तो दैट इज कॉल्ड एज ब्लूप्रिंट ऑफ दिस बंगलो। जो प्लान बना हुआ है पेपर पे, तो वो प्लान जो है वो दैट इज ब्लूप्रिंट ऑफ दैट बिल्डिंग और बंगलो, जिस किसी का भी वो डायग्राम बना है। So that is a SketchUp ना, so वैसे ही class is a SketchUp of object. Is that clear? So all of the above. Okay, ध्यान से. Which option is the technique of binding both data and methods together? ठीक है, डेटा और फंक्शन को ग्रुप करने को क्या? Encapsulation. Binding together ना, grouping, binding, encapsulating. So that is encapsulation. Good. The ability of a method or object to take on multiple forms. Good. Objects that share the same attributes and behavior are grouped together into a objects that share same attributes and behavior are grouped together to an first alias, second interface, third instance and fourth class. Is that clear? Same जो भी बहुत सारे आप सब स्टूडेंट है, आपके जो कॉमन एट्रीब्यूट है, रोल नंबर, नेम, परसेंटेज, उनको ग्रुप करके क्लास डेफिनेशन बनाया है। Is that clear? So that is class. Is that clear? A feature that enables one class to acquire the properties of another class. Inheritance. What is inheritance? Sharing properties from parent to child. एक क्लास से प्रॉपर्टी दूसरे क्लास में आना, that is called as inheritance.
याद रहेगा ना, इनहेरिटेंस। ओके, वर्ड से याद रखो। आप लोगों को कहा जाता है ना, ईशान इनहेरिट्स प्रॉपर्टीज फ्रॉम हिज फादर। सो फादर की प्रॉपर्टीज इनहेरिट हो गई, फादर मदर की कैरेक्टर्स इनहेरिट हो गए, सो दैट इज इनहेरिटेंस। वर्ड वहां से आ रहा है, एग्जैक्टली पेरेंट से चाइल्ड में आना, सो दैट इज इनहेरिटेंस। POP gives importance to function. Okay, so options over here is data only. Second, instructions only. Third, instructions and data both. And fourth, none of the above. Instruction. Exactly, because function का मतलब action होता है, और action is represented using instruction. और data जो है वो attribute होता है ना, तो attribute पे concentration नहीं होता है, तो इसलिए instructions only. Which option serves as a template to create similar objects that share common characteristics and behavior? Again, वही answer class. Common characteristics है ना, so and behavior, so that is class. Is that okay? Which option refers to the act of representing essential features without including the background details? Abstraction. Is that clear? Without including the background details. समझा ना? Abstraction में क्या होता है? हाथी के दिखाने वाले दांत, खाने वाले दांत पीछे, दिखाने वाले दांत आगे। Exactly, that is abstraction basically. Complexity पीछे हाइड हो गई, फ्रंट में कुछ और दिख रहा है। Is that clear? So that is फ्रंट में इजीनेस, कैलकुलेटर, बटन प्रेस करो आंसर आ जाता है, लेकिन कैसे आया कॉम्प्लेक्सिटी? पीछे हाइड हो गई। कैलकुलेटर पे क्या हो गया? पीछे हाइड हो गई। टीवी का बटन ऑन किया, ऑन हो गई टीवी, चालू हो गया मूवी। Is that clear? लेकिन कैसे हुआ? बैकग्राउंड डिटेल्स पीछे सर्किट में हाइड हो गए। So this all things is nothing but abstraction. Is that it? Math dot square root यूज करते आता है। Math dot square root ब्रैकेट में 25.0 आंसर मिल गया भाई। कैसे कैलकुलेट हुआ पता नहीं, बैकग्राउंड का कोड मालूम है, स्क्वायर रूट का नहीं मालूम, तो एब्स्ट्रैक्शन। Is that clear? So that is abstraction. The value of an object dash represent the state and object. The value of the attributes represent the state of the object. Is this clear? So ये 25 क्वेश्चन से ऑब्जेक्ट OOP इंट्रोडक्शन टू OOP वाला टॉपिक था ना, उसके ऊपर बेस है। कुछ और अभी देखो मेरे पास कुछ और टॉपिक्स के ऊपर बेस क्वेश्चंस है, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट है ऑपरेटर्स इन जावा। इफ यू वांट आई कैन टेक इट राइट नाउ। इनपुट इन जावा, या फिर वैल्यूज एंड डेटा टाइप्स इन जावा, या फिर यूजर डिफाइंड मेथड्स इन जावा। कौन से टॉपिक के थ्रू, सो दैट आपके हमारे पास सब लेने हैं हमको। आपको अभी का जो क्लास टेस्ट है जिसमें हेल्प हो, इस बेसिस पे कौन से टॉपिक के क्वेश्चन डिस्कस करना है। अभी तो हाँ, बट मुझे ऐसे किसी ने कहा है कि आपकी टेक्स्ट बुक है, ये जो है पुरानी टेक्स्ट बुक है क्या? किसी का नई टेक्स्ट बुक है? हाँ। अभी इसमें जो है ना, यहाँ पे टॉपिक देखो तो इंट्रोडक्शन टू OOP एंड प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोग्रामिंग कंसेप्ट दिया है, बराबर है। लेकिन अगर सिलेबस वाइज देखो आप, ये सिलेबस है जो यूनिवर्सिटी देती है, तो उसके हिसाब से पहला टॉपिक है रिवीजन ऑफ क्लास 9। तो इसके अंदर 9th स्टैंडर्ड में जो भी कुछ स्टडी किया है उन सबका रिवीजन है। आपके अभी जो फर्स्ट क्लास टेस्ट है, नहीं अभी जो क्लास टेस्ट है उसमें रिवीजन ऑफ क्लास 9 है, सिर्फ इंट्रोडक्शन टू OOP शायद नहीं है, पूरा है। सर पर मतलब हमारी 10वीं का ऐसा कि सेमेस्टर 1 में भी आएगा। नवंबर में जो एग्जाम है ना, उसमें तो 4 टॉपिक्स है, और अभी जो है हाँ पिछले साल का रिवीजन भी आएगा। हाँ तो वही ना, वही बता रहा हूँ कि जो फर्स्ट टॉपिक है ना रिवीजन ऑफ क्लास 9 स्टैंडर्ड, वो मेनली आप लोगों को है और अभी जो है। ओके, अब रिवीजन ऑफ क्लास 9 स्टैंडर्ड के हिसाब से क्या लेना है आप बताओ कि टॉपिक जो मैंने अभी आपको बताया उसमें से कौन से टॉपिक के क्वेश्चन लेने हैं। आई हैव इंट्रोडक्शन टू जावा, ऑपरेटर्स इन जावा, इनपुट्स इन जावा, वैल्यूज एंड डेटा टाइप्स एंड यूजर डिफाइंड मेथड्स। जिसमें से 3 टॉपिक जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं वो है ऑपरेटर्स, वैल्यूज एंड डेटा टाइप्स एंड यूजर डिफाइंड मेथड्स। इनमें से कौन से टॉपिक अभी रिवाइज करें सो दैट आप लोगों को जो कमिंग वीक में 28 या 29 को आपको कंप्यूटर्स का पेपर है ना, तो उसमें हेल्पफुल हो। आप बताओ ऑपरेटर्स ले लूं? हाँ ठीक है, लेना तो सब है। ओके, मेरे पास और है, ये तो अभी मोबाइल पे है तो वो ले रहा हूँ, मेरे पास और भी पड़े हुए MCQs, वो सब लेने वाले हैं हम लोग। इसमें भी शायद कुछ MCQs हैं तो वो भी लेंगे हम लोग। ओके, और भी बुक्स है मेरे पास, तो ले लेंगे। Which form of operators are supported in Java?
यूनरी, बाइनरी, टर्नरी, All. विच। ऑनलाइन वाले अगर आंसर देना चाहो तो वेलकम, ओके, बोल सकते हो। मेरा कंसंट्रेशन यहाँ पे जो ऑफलाइन बैठे हैं उन बच्चों पे ज्यादा है, लेकिन ऑफलाइन वाले अगर डिफिकल्टी है, कुछ पार्ट नहीं समझ में आता है तो कैन गिव द आंसर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, which of the following is not a binary operator? Okay, slash or plus plus equal or plus unary operator. Is that clear? Which of these is not a binary operator? Okay, plus or is not a unary operator, neither is a binary operator. Okay, और ऐसे लिखते हैं ना, okay, ऐसे लिखते हैं। मैंने तो इंग्लिश में लिखा है, तो ऐसा कोई है ही नहीं ऑपरेटर, ओ आर करके कोई ऑपरेटर है ही नहीं। Is that clear? So plus plus that is not a binary operator, बाकी सब binary operator। Can you tell me कि कौन से binary operators आपको पता है? बाइनरी ऑपरेटर कौन से पता है? प्लस प्लस, ओके, कौन से प्लस प्लस माइनस Minus. सर बाइनरी ना, सॉरी यूनरी ऑपरेटर कौन से? बाइनरी तो बहुत सारे लिस्टिंग करनी पड़ेगी, तो यूनरी ऑपरेटर का मैं तो उसकी लिस्टिंग जो है मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो बोलो प्लस भी आएगा, पहला तो प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस एंड माइनस, these are also unary as well as binary operator। इसके अलावा और कौन सा यूनरी ऑपरेटर जानते हो? इन चार के अलावा और कौन से यूनरी ऑपरेटर है? टेल मी, और कौन से यूनरी ऑपरेटर है? नॉट ऑपरेटर, इट इज यूनरी ऑपरेटर। एंड एक और जो आपको नहीं सिखाया गया है, दैट इज बिटवाइज नॉट ऑपरेटर। शायद लास्ट लेक्चर में बिटवाइज Yes, आपने बताया था। सो दिस इज बिटवाइज नॉट ऑपरेटर, दिस इज लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, दिस इज बिटवाइज नॉट ऑपरेटर। ये 6 ऑपरेटर्स जो है फेमसली आर दी यूनरी ऑपरेटर्स ऑफ जावा। इज दैट क्लियर? याद रखोगे ये 6 ऑपरेटर्स। इज दैट क्लियर? These are the unary operators. Next, which of the following is not a valid operator in Java? कौन सा not operator तो मतलब वो assignment operator, सर ये वाला not, ये वाला assignment पहला ये वाला not, ये assignment की तरह assignment नहीं सर, यार वो हम लोग if स्टेटमेंट में लिखते हैं, बराबर है। मैं not equal to if, सबसे पहले if not true ऐसे लिख सकता हूँ क्या? हाँ, तो ये जो ट्रू है ये सिंगल वैल्यू है। कितनी वैल्यू है? सिंगल वैल्यू। इट इज अ बुलियन वैल्यू बट इट इज अ सिंगल वैल्यू। अब नॉट ऑफ सिंगल वैल्यू ट्रू इज फॉल्स, बराबर है ना? तो कितने वैल्यू के साथ है ये नॉट? एक वैल्यू के साथ, भले वो बुलियन वैल्यू है लेकिन एक ही वैल्यू है ना। सो जब कोई ऑपरेटर किसी एक वैल्यू के साथ एसोसिएट होके जॉब कर लेता है तो उसको हम लोग कहते हैं यूनरी ऑपरेटर। ये सब ऑपरेटर्स एक वैल्यू के साथ काम करते हैं। जब वो 2 वैल्यू के साथ काम करता है तो इट इज बाइनरी ऑपरेटर, बराबर ना? गेटिंग इट? which of the following is not a valid operator? Percentage, minus minus, plus plus, equal to not, equal to not, Equal to not. ठीक है ना? It should be not equal to ना, so Yes, sir. that's why this is invalid operator, ठीक है ना? Equal to not, ये करेक्ट हो सकता है क्या कभी? Equal to not, ऐसा कभी आ सकता है क्या? ऐसा इक्वल टू नॉट कभी आ सकता है क्या वैलिड जावा स्टेटमेंट में? आप कह तो रहे हो कि ये गलत ऑपरेटर है, लेकिन ऐसा कुछ आ सकता है क्या? सिंगल ऑपरेटर वाइज देखा जाए तो ये गलत है, लेकिन ऐसा आ सकता है। मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? देखो तो बुलियन b इज इक्वल टू नॉट ऑफ ट्रू, इज इट अ वैलिड स्टेटमेंट? Yes, sir. इट इज अ वैलिड स्टेटमेंट। नॉट ऑफ ट्रू का मतलब फॉल्स, और उस फॉल्स को डी में स्टोर होना है। ऐसा आ सकता है, यस और नो? आ सकता है, लेकिन ये दो अलग अलग ऑपरेटर है, ये सिंगल ऑपरेटर नहीं है। ये नॉट यूनरी और ये असाइनमेंट दो अलग अलग ऑपरेटर है। इज दैट क्लियर? और ये सिंगल ऑपरेटर नहीं है, और इसीलिए जो है वहां पे इनवैलिड ऑपरेटर में आपको उसको टिक करना है। समझा ना? Yes, sir. स्टेटमेंट
I is equal to I minus 1. I is equal to I minus 1 is equivalent to I minus 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 I minus equal to 1, all of the above. I is equal to I minus 1 is equivalent to, this statement is equivalent to which statement? All of the above. All. Is that clear? सब जगह पे I की वैल्यू 1 से कम हो रही है. Is that clear? ये तो माइनस इक्वल टू जो है शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है, इसको तो एक्सपांड कैसे करते हैं? I is equal to I minus 1 ऐसे एक्सपांड करते हैं. So all of the above. Is that okay? ये सब स्टेटमेंट सेम है, इसका मतलब. Okay? Given Z is equal to 4. Given what? Z is equal to 4. X is equal to plus Z plus 4 evaluates 2. So options are 8, 9, 10, 11. करो find. 9. आंसर फाइंड करो, क्या आएगा? 9. 9 आएगा. Yes, that would be 9. प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, तो कैसे काम करेगा? ये Z जो है पहले इंक्रीमेंट फिर यूज. 4, 9. And what would be the value of Z? 5. Is that clear? Given num1 is equal to 0, num1 is equal to 0, num2 is equal to 1, the statement num1 less than num2 and num1 greater than num2 evaluates to true, false, 0, 1. These are the 4 options. क्वेश्चन समझा क्या? Yes sir. False. अगर num1 की वैल्यू 0 है, num2 की वैल्यू 0 है, तो इस एक्सप्रेशन का आंसर क्या होगा? ट्रू होगा, फॉल्स होगा, 0 होगा, 1 होगा. सर क्या हो गया अनन्या? क्या होगा? फॉल्स होगा. चेक करते हैं. ओके, क्या आंसर आएगा? num1 की वैल्यू क्या है? 0 लेस देन 1. ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू. नेक्स्ट, num1 की वैल्यू 0 ग्रेटर देन 1, false. True and false is false. So the answer would be false. Okay, 0 को टिक नहीं करना. Okay, 0 is not boolean value. Okay, सेम क्वेश्चन सिर्फ एंड की जगह पे और होता तो आंसर would have been true. Is that clear? सर 0 और 1 कौन सी केस में आते हैं? 0 और 1 का बूलियन केस में आते ही, मतलब कंडीशन के केस में आता ही नहीं. प्रिंट स्टेटमेंट होता है उसके साथ तो प्रिंट क्या? प्रिंट द ग्रेटेस्ट वैल्यू. नहीं तो बोलो ना, प्रिंट num1 या प्रिंट num2 या प्रिंट क्या, इसलिए पूछ रहा हूँ. अगर प्रिंट num1 होता तो 0 प्रिंट होता, प्रिंट num2 होता तो 1 प्रिंट होता. ओके, अगर मैं boolean b इज इक्वल टू ये लिखता हूँ और एसओपी b करता हूँ तो इट वुड प्रिंट ट्रू और फॉल्स. इज दैट क्लियर? इन दैट केस इट विल प्रिंट ट्रू और फॉल्स. एक क्वेश्चन हरदम याद रखो कि वन ऑफ द गुड क्वेश्चंस ओके जावा में, does 0 means false and 1 means true in Java? Does 0 means false and 1 means true in Java? 0 का मतलब false और 1 का मतलब true होता है क्या? तो जावा में नहीं, जावा में नहीं. C++ में आंसर इज हाँ. ओके, आप ऐसे कह सकते हो, आप ऐसा कह सकते हो, boolean 0 implies false and boolean 1 implies true. But integer 0 does not imply false and integer 1 does not imply true. 0 has different behaviors. Boolean 0 अलग चीज है, जो बिट वाइज था ना लास्ट लेक्चर में बताया था, तो वो boolean था. तो boolean 0 अलग and integer 0 अलग. समझा क्या? दोनों अलग अलग चीजें हैं, boolean 0 and integer 0. ओके, तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि 0 मतलब false, नहीं. हाँ, boolean 0 मतलब false यहाँ. Is that clear? The expression 19 mod 4 evaluates to. 19 mod 4 evaluates to. बोलो या 19 mod 4 evaluates to. कैसे करोगे? 19 को 4 से डिवाइड करोगे ना, तो बोलो ना 19 4 4 4 का
रिमाइंडर, तो आंसर क्या आएगा? 3 आएगा. Is that clear? Mod implies remainder value. The expression 19/4 evaluates to 4. 19/4 evaluates to 4. Okay. The expression, okay, double b is equal to 19/4 evaluates to 4.4 4.7 4.7 क्या आएगा? 4.75 गौरेश 4.0 4.7 so the answer would be 4.0 ना कि 4.75. okay, remember हरदम इंटीजर और इंटीजर के बीच में जब ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो आंसर हरदम इंटीजर फॉर्म में आएगा. उसके बाद में वो डबल में अगर आप स्टोर भी करते हो तो सिर्फ 0.0 ऐड होता है. वो जो गिर गया वो फिर से नहीं आता है. Is that clear? 19/4 करने से 4.75 की करेक्ट आंसर, बट 0.75 गिर चुका क्योंकि आंसर इंटीजर फॉर्म में. तो आंसर इज 4. वो जो 0.75 लॉस हो चुका है वो डबल में स्टोर करने से दोबारा नहीं आएगा. एंड अगर मुझे वो भी चाहिए होगा तो क्या करना पड़ेगा? तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है. पहला ऑप्शन, ओके, पहला ऑप्शन डबल d इज इक्वल टू 19.0/4 ऐसे लिखो, या फिर 19/4.0 लिखो, या फिर डबल 19/4 ऐसे लिखो, या फिर 19/4 ऐसे लिखो. So these are many options to get the correct answer. Is this clear? इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं यहाँ पे डबल लिखने को? टाइप कास्टिंग. उसमें भी कौन सा टाइप? इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट. दिस इज एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग. हम लोग के कहने पर कर रहा है ना, वो खुद नहीं कर रहा है. इज दैट इट? सो दिस इज एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग. सर एग्जांपल इम्प्लिसिट का एग्जांपल कौन देगा? कैरेक्टर ch is equal to 65. समझा सर. ए कैपिटल ए आ जाएगा. तो इसका डेटा टाइप इंट है, इसका डेटा टाइप क्या है? सो इनटू कैरेक्टर. अब मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, उसने खुद ने कर लिया, हाथ की सिंबल ले लिया. तो दिस इज इम्प्लिसिट टाइप का. सर तो मतलब जब हमारे कहे बिना, हमारे कुछ नोटेशन के बिना अगर वो खुद कर लेता है एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्जन, दैट इज इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग. एंड हमारे कहने पर अगर वो करता है तो दैट इज एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग. सर तो अभी आंसर 4 आ रहा था और उसने 4.0 में कन्वर्ट किया, तो वो भी इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग है. जो यहाँ पे हो रहा था इसका आंसर 4 है, बराबर है, और फिर उसको मैं डबल में स्टोर कर रहा हूँ तो 4 becomes 4.0. सो दैट इज इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग. Is it clear? Implicit typecasting and explicit typecasting. I hope it's clear. Okay. The statement SOP ONE +1 gives the output 1 1 output क्या है इस स्टेटमेंट का? 11 So ONE :1 1. It will not perform 2. Addition नहीं perform करेगा, 2 ही देगा. So the output of this statement would be ONE 1 1. Is that clear? Yes, that would. Famous question जो आएगा ये आएगा. एक तो भी प्रॉब्लम आएगा ही एग्जाम में, इवन बोर्ड्स में भी. So integer y is equal to 8 plus equal to plus y plus y minus plus minus y. So what would be the value of y? करो solve करो.25 25 कुछ गड़बड़ है शायद, क्योंकि इधर ऑप्शन ही नहीं है 25. 27
27 भी शायद इधर ऑप्शन नहीं है। 26 होगा। 33 इधर ऑप्शन, 32, 33, 34 एंड 35, these are the 4 options। कैसे आएगा ये चेक करो फिर से एक बार, समझ लो अच्छे से। ओके, y की वैल्यू क्या दी है 8, प्लस इक्वल टू ऑपरेटर है, तो प्लस इक्वल टू को सबसे पहले हम लोग एक्सपांड करेंगे, ठीक है। सो क्या आएगा y इज इक्वल टू y प्लस दिस होल थिंग, प्लस प्लस y माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस y, समझा क्या ये। तो इस ऑपरेटर को सबसे पहले एक्सपांड कर लेना है ना, ये सुनो शॉर्ट हैंड ऑपरेटर को। सो प्लस इक्वल टू को क्या करेंगे y प्लस, ओके, अब y की वैल्यू क्या है a प्लस ब्रैकेट, ये 3 की पोस्ट है 3, सो क्या करेंगे पहले इंक्रीमेंट और फिर लिखेंगे प्लस, ये 3 की पोस्ट है पोस्ट, सो पहले 9 लिख देंगे और फिर डिक्रीमेंट करेंगे, सो दोबारा क्या हो गया 8, इज दैट क्लियर। प्लस 7 3 की पोस्ट है 3, सो क्या करेंगे पहले डिक्रीमेंट करेंगे और फिर यहाँ पे लिख देंगे, सो कितना हो गया ये 25, 9 प्लस 9 18 प्लस 7 25 प्लस 8 कितना 33, और उस 33 को किस में डालना है, सो y में 33 आ जाएगा। इज दिस क्लियर। सॉल्व करने की प्रोसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आंसर जो है उससे, अगर वो प्रोसेस क्लियर है तो आंसर करेक्ट आना है, अगर प्रोसेस ही क्लियर नहीं है तो आंसर करेक्ट नहीं आना है। इज दिस क्लियर। तो सॉल्व करने की प्रोसेस जो है उसको समझो। इज दैट क्लियर। नींद आ रही है शिवम? क्यों रफ करूँ ये? नेक्स्ट सिमिलर प्रॉब्लम है, x is equal to 5, x1 is equal to plus plus x minus x plus 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 minus minus x. What would be the value of x and x1? The answer 6 है। I don't know. Option मैंने एक्चुअली क्वेश्चन थोड़ा बदल दिया है। तो एक चीज और So ये आ रहा है क्या आंसर? बराबर है? अगर प्रोसेस क्लियर है ना, नहीं समझा होगा तो पूछ लो। ओके, x की वैल्यू क्या दी है 5, x1 इज इक्वल टू, ये क्या है 3 की पोस्ट है 3 है, तो 6 एंड इधर माइनस ये 3 की पोस्ट है पोस्ट, सो क्या 6 और फिर ये 7 प्लस ये 3 की पोस्ट है 3, सो डिक्रीज एंड फिर 6 minus 6 plus 6 6, so last question. I hope so everybody is getting it now. Online पे गौरेश, गौरी, आदित्य, is it clear? Yes, sir. I hope so you answer wrong. Yes, sir. Yes, sir. Okay. One more question on the same line. Integer x is equal to 5. Integer x is equal to 5. X is equal to x plus plus into 2 plus 3 into minus minus x. अब तो क्वेश्चन आ रहा है कि ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये पहले करें कि प्लस प्लस पहले करें? सर मल्टीप्लिकेशन I am not asking multiplication with this plus. I am asking multiplication और ये plus plus. नहीं पहले तो वो प्लस प्लस होगा, क्यों? क्योंकि ये एक पॉइंट याद रखो, जितने भी यूनरी ऑपरेटर थे, मैंने अभी कुछ यूनरी ऑपरेटर लिखे थे, जितने भी यूनरी ऑपरेटर थे सभी ऑपरेटर का प्रेसिडेंस सभी बाइनरी से ज्यादा है।
तभी यूनरी ऑपरेटर का प्रेसिडेंस, तो हरदम यूनरी ऑपरेटर्स पहले होने वाले हैं, याद रखो किसी भी बाइनरी। इज दैट क्लियर? सो x की वैल्यू क्या दी है 5, x इज इक्वल टू 3 की पोस्ट है, so 5 6 into 2 plus 3 into 3 5 and वो 5 है, समझा? अब जो है हम लोग परफॉर्म करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का प्रेसिडेंस आता है, so 5 into 10 plus 15 so 20। इज दैट क्लियर? हरदम याद रखना, तभी आप लोग लिख सकते हो ऊपर हेडिंग में, ऑल यूनरी ऑपरेटर हैज मोर प्रेसिडेंस देन ऑल बाइनरी ऑपरेटर, यहाँ पे लिखो तो दैट जब रीड करो तो याद रहे कि वो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ऑल यूनरी ऑपरेटर हैज प्रेसिडेंस ग्रेटर देन ऑल बाइनरी ऑपरेटर्स। has greater precedence than all binary operators, सभी बाइनरी, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ प्लस माइनस दिया है, किसी भी बाइनरी, ओके, इवन एंड डबल एम्परसेंड ये भी बाइनरी ऑपरेटर है, तो प्लस प्लस और डबल एम्परसेंड में किसका प्रेसिडेंस ज्यादा है? प्लस प्लस, क्योंकि यूनरी है। इवन माइनस माइनस और एम्परसेंड डबल एम्परसेंड किसका? माइनस माइनस। यूनरी प्लस और डबल एम्परसेंड यूनरी प्लस, समझा क्या? हर केस में यूनरी ऑपरेटर का प्रेसिडेंस किसी भी बाइनरी से ज्यादा है, ओके? राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, कैरेक्टर ch is equal to single quote a, integer m is equal to ch, ये शायद लास्ट टाइम हुआ था क्या? हाँ, m is equal to m plus 5, sop m plus double quote space double quote plus ch, इस टाइप का शायद लास्ट टाइम क्वेश्चन बताया था। So what would be the output of this? So 70 और 70 ये डबल कोट में पूरी, ओ 65 या 69 नहीं, क्या बोल रहे हो? आराम से दिशा, सर 70 स्पेस ई आएगा, 70 कैपिटल ई, हाँ, आई डोंट थिंक यहाँ पे ऐसा ऑप्शन भी नहीं, फिर कैपिटल ए होगा। हाँ हाँ यही है, यही है कर। So ch is equal to what? a, integer m ch की वैल्यू क्या है? a है। अब m is equal to ch, तो ये ch का डेटा कैरेक्टर है, m का डेटा, तो कैरेक्टर को इंटीजर में स्टोर करेंगे तो वो क्या करेगा? उसका ASCII वैल्यू स्टोर करेगा, सो इंटीजर m में क्या आ जाएगा? 65 आ जाएगा। m is equal to m plus 5, m की वैल्यू 70 हुई, ch नहीं बदला, ठीक है, m की वैल्यू क्या हो गई? 70, so the output would be 70 space and a. Is that clear? So the output would be 70 space a. Is this okay? समझा ना ये? Yes. Next, char x is equal to single quote a, integer m is equal to x equal to single quote a, question mark single quote capital A colon single quote small a, SOP m is equal to double quotes plus m. What would be the output of this code? रेणुका बोलो। ट्राई करो, गलत हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्राई तो करो, क्या आएगा आउटपुट? ये जो कोड है ना, इसी टाइप का जो है, m is equal to 65, that's correct, okay, m is equal to 65, कैसे आ रहा है? x की वैल्यू क्या दी है? a दी है, बराबर है। अब x equal to a आया ना? यस, ओके, अगर ट्रू है तो ये वाला पार्ट m में स्टोर होगा, और अगर ये फॉल्स है तो ये वाला, तो फिलहाल तो ये ट्रू है ना, तो ये वाला पार्ट स्टोर होगा, और ये क्या दिया है? कैपिटल है,
लेकिन m का डेटा टाइप क्या है, int, सो कैपिटल A का int आस्क की वैल्यू m में जाएगा, तो m में क्या आ गया, 65 आ गया, तो आउटपुट वुड बी m इक्वल टू, समझा क्या? ओके, बहुत सारे बच्चे m इक्वल टू कैपिटल A लिखेंगे, इज दैट क्लियर? लेकिन याद रखना m का डेटा टाइप क्या दिया है, इंटीजर, उसको छुपाने के लिए ये बढ़ाया है कोड और उसी लाइन पे लिखा है इंटीजर है, नहीं तो न्यू लाइन पे लिखा जाता है, सिर्फ वो पॉइंट छुपाने के लिए कि आपका ध्यान है कि नहीं उस पॉइंट पे कि m का डेटा टाइप इंट ना कि कैर, इज दैट क्लियर? प्लस प्लस माइनस की और प्रॉब्लम सॉल्व करना है कि स्किप किया तो चलेगा, प्लस प्लस माइनस माइनस वाले सर ज्यादा होंगे तो एक तो काफी सारे प्रॉब्लम्स है, प्लस प्लस माइनस माइनस j इक्वल टू 9, k प्लस इक्वल टू k प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस 6 प्लस k, SOP k is equal to double quotes plus k and SOP j is equal to double quotes plus j. नहीं समझा है रिमिका, शिवम, अनन्या, नहीं समझता है तो पूछो, ओके? क्या क्या 6 and 10 आ रहा है, शरण्या सॉल्व नहीं किया, हाँ क्यों? चेक करो, k की वैल्यू क्या दी है 5, 6 की वैल्यू क्या दी है इनिशियली 9, बराबर ना? अब क्या करेंगे बोलो, देखो प्लस इक्वल टू है ना, तो सबसे पहले प्लस इक्वल टू को एक्सपांड करना है, ओके? याद है ये ऑपरेटर a प्लस इक्वल टू b, अगर ऐसा है तो इसको कैसे लिखेंगे, a इज इक्वल टू a प्लस b, ऐसे लिखेंगे, समझा क्या? कैसे लिखना है ये समझा? तो इस स्टेटमेंट को लिखते हैं, सो k इज इक्वल टू क्या, k प्लस एंड फिर ये पूरा पार्ट ब्रैकेट में, सो k प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस j प्लस k, समझा क्या? ओके, ये इस टाइप का स्टेटमेंट है तो उसको ऐसे लिखना है, a इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में b पूरा पार्ट, सो k इज इक्वल टू k प्लस और ये पूरा पार्ट ब्रैकेट में, आया समझ में यहाँ तक? अब क्या, इक्वल टू का राइट हैंड साइड, k की करंट वैल्यू क्या है 5, सो विल राइट डाउन 5 प्लस ब्रैकेट में ये जो है प्लस प्लस k के बाद में है कि k के पहले है, ये जो प्लस प्लस ऑपरेटर है वो k के बाद में लिखा है कि पहले लिखा है, बाद में, मतलब पोस्ट है, पोस्ट क्या कहता है, सो करंट वैल्यू जो है k की वो लिखो यहाँ पे और उनको वो लिखने के बाद में k को इंक्रीमेंट करना है, समझा क्या? पोस्ट क्या कहता है, करंट वैल्यू पहले यूज करो और फिर उसको इंक्रीमेंट करो, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, माइनस एज इट इज लिखा मैंने, अब ये प्लस प्लस j के पहले है कि बाद में है, पहले है, मतलब प्री, प्री क्या कहता है कि पहले इंक्रीमेंट करो, सो 9 का पहले क्या हो जाएगा 10, और वो इंक्रीमेंटेड वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, पोस्ट में पहले यूज फिर इंक्रीमेंट, प्री में पहले इंक्रीमेंट और फिर यूज, आया समझ में? प्लस प्लस क्या है k, k की वैल्यू क्या है 6, सो समझा? ओके, अब क्या करेंगे, ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा, सो 5 माइनस 10 माइनस 5 प्लस 6 1 हो गया, माइनस 5 प्लस 6 1 हो गया ना, एंड 5 प्लस 1 6, तो k की वैल्यू क्या हो गई 6 एंड 6 की वैल्यू क्या है 10, सो द आउटपुट वुड बी 6 एंड 10, समझा क्या? ये वैल्यू जो है k में ओवरराइट कर रहे हैं, सो k में फिर से 6 से ही ओवरराइट कर रहे हैं ना, सो 6 एंड 10, इज दिस क्लियर? प्रोसेस समझा क्या शरण्या?
a is equal to 5, integer a is equal to 5, a plus plus a minus equal to ब्रैकेट में a माइनस 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 a, तो व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ a? शरण्या कैसे सॉल्व करेंगे अभी ये बोलो आप। सबसे पहले a की वैल्यू क्या दी है 5, बराबर है a प्लस प्लस मतलब a की वैल्यू। अब देखो ये वैल्यू किसी एक्सप्रेशन में यूज नहीं हुई है, तो इधर प्री हो या पोस्ट हो इफेक्ट a पे होने वाला है डायरेक्ट। तो क्या हो जाएगा a फिक्स हो गया। अब ये स्टेटमेंट माइनस इक्वल टू है ना, तो उसको कैसे लिखेंगे a माइनस इक्वल टू b। अगर ऐसा है तो इसको कैसे लिखते थे हम लोग a इज इक्वल टू a माइनस, बराबर है ना, ऐसे लिखते थे। तो इस स्टेटमेंट को कैसे लिखेंगे नॉर्मल फॉर्म में a इज इक्वल टू a माइनस फिर ब्रैकेट में a माइनस 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 a बराबर है क्या? देखो तो समझा ना कैसे लिखना है, ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा एग्जैक्टली ये चीज। ओके अब a की जो है इक्वल टू का राइट हैंड साइड, a की करंट वैल्यू क्या है माइनस। अब ये प्री की पोस्ट है, पोस्ट में क्या करेंगे करंट वैल्यू पहले लिखेंगे और फिर उसको सिर्फ माइनस माइनस से इसलिए डिक्रीज किया, यहाँ पे प्लस प्लस था तो इंक्रीज कर रहे थे, यहाँ पे डिक्रीज किया। फिर ये माइनस और ये 3 की पोस्ट है, 3 क्या कहता है पहले, तो पहले डिक्रीज करो ओके और फिर वो डिक्रीज वैल्यू इधर लिखेंगे। सो 6 माइनस 6 0, 0 माइनस 4 माइनस 4, तो a की वैल्यू माइनस 4। इज दिस क्लियर? काफी समझ रहे हैं ना? फोर आया था, माइनस फोर नहीं आया। 4 आ रहा है क्या? हाँ a प्लस प्लस a की वैल्यू 6, उसके बाद में 6 माइनस ये पोस्ट है, सर ब्रैकेट का सॉल्व करेंगे ना, माइनस फोर को ब्रैकेट, ये ब्रैकेट से पूरा बराबर है, तो इट वुड बी 6 माइनस 4 पहले होगा, तो 6 माइनस 2 हो जाएगा एंड द आंसर वुड बी 4। ओके द आंसर वुड बी, आई होप सो इट्स क्लियर। इंपॉर्टेंट चीज है प्रोसीजर समझना कि इसको सॉल्व कैसे करना है। इज दैट ओके? एन ऑपरेटर टेकिंग 3 ऑपरेंड्स, so that is called as, and which is the ternary operator in Java? Question mark and colon, question mark colon, that is the only ternary operator। एक ही है ना ternary operator, कौन सा? question mark colon, या फिर उसका दूसरा नाम conditional operator। ओके तो ternary operator को conditional operator भी कहते हैं। is that clear? The expression 8 mod 2 into 3 evaluates to 0 0 पक्का? यस सोच लो एक बार। लॉक कर दे, चलो मैं कंफ्यूजन बढ़ा देता हूँ। ओके प्रेसिडेंस मॉड का ज्यादा है कि स्टार का? प्रेसिडेंस सेम है तो एसोसिएटिविटी के लिए जाएंगे, अगर प्रेसिडेंस ज्यादा है तो एसोसिएटिविटी के लिए क्यों जाएंगे? मॉड का ज्यादा है, दोनों सेम है, ही सेज दोनों का प्रेसिडेंस सेम है, ही सेज मॉड का ज्यादा है, ही सेज मल्टीप्लिकेशन का ज्यादा है, और एक ऑप्शन बचा है कि सर दोनों का सेम है एंड दे आर राइट एसोसिएटिव ऑपरेटर। ही सेज दोनों का सेम है एंड लेफ्ट एसोसिएटिव है। मैं चौथा ऑप्शन दे देता हूँ, सर अनलॉक किया जाए। हाँ अनलॉक करें। तो करेक्ट आंसर इज 2। कंफ्यूज करना कितना इजी है ना?
इज करेक्ट. ओके, दोनों का प्रेसिडेंस सेम है एंड इट इज दे आर लेफ्ट एसोसिएटेड. ओके, स्टार स्लैश मॉड तीनों का प्रेसिडेंस सेम है. इज मॉड का ज्यादा नहीं है. ओके, तीनों का प्रेसिडेंस सेम है और तीनों का प्रेसिडेंस प्लस माइनस से ज्यादा है. किससे ज्यादा है? प्लस माइनस से ज्यादा. अब प्रेसिडेंस सेम है तो क्या करेंगे? तो एसोसिएटिविटी चेक करेंगे एंड दीज आर लेफ्ट एसोसिएटिव ऑपरेटर. लेफ्ट एसोसिएटिव मतलब लेफ्ट साइड से जो पहले आएगा वो पहले परफॉर्म होगा. क्या? लेफ्ट साइड से जो पहले आएगा वो पहले परफॉर्म होगा. तो 8 mod 2 पहले परफॉर्म होगा. So 8 mod 2 का आंसर would be 0 and 0 into anything is 0. So the answer for this expression would be 0. Remember इस पेपर में I don't know मतलब बहुत कम प्रॉब्लम्स आए जहाँ पे प्रेसिडेंस मैटर कर रहा था. शायद ये पहला प्रॉब्लम था जहाँ पे प्रेसिडेंस एसोसिएटिविटी आया, वरना ऑपरेटर्स वाले टॉपिक में प्लस प्लस माइनस माइनस वाले ऑपरेटर वाले प्रॉब्लम एंड सेकंड प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी बेस्ड प्रॉब्लम बहुत सारे आते हैं. ओके, एमसीक्यू में दे कैन गिव प्रॉब्लम 4 ऑपरेटर देंगे एंड क्वेश्चन वुड बी इन चारों में से सबसे कम प्रेसिडेंस किसका है या सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसका है. इस टाइप के प्रॉब्लम्स दे सकते हैं. रिमेंबर दिस. जैसे मैंने शायद अभी प्रॉब्लम जो था वो था 4 ऑपरेटर है. यू नीड टू फाइंड द ऑपरेटर विद हाईएस्ट प्रेसिडेंस. प्लस प्लस, डबल एम्परसेंड, लेस देन इक्वल टू एंड ब्रैकेट्स. तो कौन से ऑपरेटर का प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा इन चारों में? थिंक ओवर इट नाइसली. ब्रैकेट्स का प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा है. प्लस प्लस का नहीं. मैंने कहा यूनरी ऑपरेटर का सभी बाइनरी से डेफिनेटली ज्यादा है, लेकिन मैंने नहीं कहा ब्रैकेट से ज्यादा है. ब्रैकेट बाइनरी ऑपरेटर नहीं है. ब्रैकेट यूनरी ऑपरेटर भी नहीं है. ब्रैकेट टर्नरी ऑपरेटर भी नहीं है. ब्रैकेट ऑपरेटर ही नहीं है. ब्रैकेट वो सेपरेटर डिलिमिटर्स वाली कैटेगरी में आता है. टोकन में कौन सी कैटेगरी में आता है? डिलिमिटर्स या सेपरेटर्स वाली कैटेगरी में आता है. और ब्रैकेट क्यों होता है? किसी भी चीज को पहले करवाने के लिए होता है ना, तो उसका प्रेसिडेंस बढ़ाने के लिए होता है. तो डेफिनेटली यहाँ पे प्रेसिडेंस किसका सबसे ज्यादा है? ब्रैकेट. इज दैट क्लियर? सबसे पहले ब्रैकेट परफॉर्म होगा. तो ऐसे कंफ्यूजन होता है. चलो ब्रैकेट अगर मैं निकाल दूं, अब तीनों में किसका प्रेसिडेंस ज्यादा है? डेफिनेटली प्लस प्लस का प्रेसिडेंस ज्यादा है. अगर उसको निकाल दूं तो बचे हुए दोनों में किसका प्रेसिडेंस ज्यादा है? दोनों में से किसका प्रेसिडेंस ज्यादा है? शिवम. प्रेसिडेंस मतलब क्या ये पता है क्या? हाँ पक्का. शरण्या, अनन्या, रेणुका पता है ना क्या? किसकी वैल्यू ज्यादा है जो पहले किया है? किसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है ऐसे कह सकते हो. वैल्यू किसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है. इसलिए जब झगड़ा होगा ईशान में और शिवम में तो किसको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे? किसको चांस पहले मिलेगा? इसलिए जिसका प्रेसिडेंस ज्यादा उसको चांस मिलेगा. सो a प्लस b. ओके, a प्लस b माइनस c. अब इसमें a प्लस b पहले होगा कि b माइनस c पहले होगा. तो प्लस और माइनस में झगड़ा हो गया. अब झगड़ा हो गया तो कौन पहले है? ओके, तो दोनों का प्रेसिडेंस ज्यादा सेम है और इसीलिए फिर चेक करेंगे. अगर प्रेसिडेंस सेम है तो एसोसिएटिविटी चेक करेंगे. हाई कोर्ट में डिसीजन नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे. तो एसोसिएटिविटी में चले गए. एसोसिएटिविटी क्या था? एसोसिएटिविटी. तो लेफ्ट साइड से जो पहले आएगा वो पहले परफॉर्म होगा. तो इस केस में a प्लस b होगा. ऐसा नहीं कि प्लस का प्रेसिडेंस ज्यादा है. ओके, यही एक्सप्रेशन a माइनस b प्लस c कर दो तो यहाँ पे a माइनस b पहले होगा. समझा गया? तो a माइनस b पहले होगा. तो दैट इज प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी. अब इन दोनों में से कौन सा ऑपरेशन पहले होगा? एंड या लेस देन इक्वल टू? लेस देन इक्वल टू होगा पहले. कैसे जस्टिफाई आंसर? हम स्टेटमेंट में जब अगर लिखते हैं तो लेस देन इक्वल टू होता है. गुड. इफ कभी भी अगर कंफ्यूजन है तो एक्सप्रेशन लिखो और उसका सोचो कि उस एक्सप्रेशन में पहले क्या होता है. तो हम लोग अगर ऐसे लिखते a लेस देन इक्वल टू b एंड सम एक्सप्रेशन है यहाँ पे. अब झगड़ा हो गया. लेस देन इक्वल टू और एम्परसेंड, डबल एम्परसेंड बराबर है. तो इस डबल एम्परसेंड को अपना काम करने के लिए इधर का एक ऑपरेंड चाहिए बुलियन आंसर और इधर का बुलियन आंसर चाहिए. और यहाँ पे बुलियन गेट करने के लिए तो ये ऑपरेटर है. तो यहाँ पे ये पहले परफॉर्म होगा. सही है. तो इसका प्रेसिडेंस डबल एम्परसेंड से ज्यादा है. इज दैट क्लियर? देखो मैं ये नहीं कहता कि आप प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी का जो टेबल आपके टेक्स्ट बुक में वो लर्न करो. ओके, लेकिन लॉजिकली कुछ पॉइंट्स याद रखोगे ना इस तरह से तो शायद चीजें याद रहेगी. इज दैट क्लियर? तो समझा गया? तो नेक्स्ट प्रेसिडेंस इसका और फिर नेक्स्ट प्रेसिडेंस इसका. एंड और ऑपरेटर का प्रेसिडेंस कम है.
लेकिन उसी लॉजिकल वाली कैटेगरी में नॉट ऑपरेटर जो है उसका प्रेसिडेंस ज्यादा है क्योंकि वो यूनरी है, क्योंकि वो क्या है, यूनरी है। इज दिस क्लियर? तो ये प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स आते हैं काफी। ओके, प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी के ऊपर बेस्ड। ओके, समटाइम्स एक कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम में जो आने के चांसेस है, 4 ऑपरेटर दिए जाएंगे। ओके, एंड फाइंड द ऑड मैन आउट, फाइंड द ऑड मैन आउट, लेस देन, greater than, equal to, not equal to, find the odd man out. Okay, अगर मैं यहाँ पे डबल एम्परसेंड करूँ, now find the odd man out. डबल एम्परसेंड क्यों? हाँ, मतलब क्या रिलेटेड है वो बस आपको जस्टिफाई करना होगा। आई डोंट वांट गेस व्हाट, बाकी सब में क्या रिलेटेड है। कैन आई से आपका आंसर करेक्ट है, ये तीनों भी रिलेशनल ऑपरेटर है और ये लॉजिकल ऑपरेटर है। अब चेक करो कैटेगरी, ये लॉजिकल ऑपरेटर है और ये तीनों क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर है। जब मैं सिंगल एम्परसेंड दे रहा था तब भी वही, क्योंकि वो बिटवाइज ऑपरेटर है और ये तीनों रिलेशनल ऑपरेटर है। तो आपको कैटेगरी के नाम भी याद रखने पड़ेंगे। तो फाइंड द ऑड मैन आउट, और ऑड मैन आउट के 5 क्वेश्चन फिक्स आने वाले हैं। इज दैट क्लियर? सो फाइंड द ऑड मैन आउट वाले प्रॉब्लम। इज दैट ओके? तो ये याद रखो, ये इस टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट, बुलियन d इज इक्वल टू ब्रैकेट ट्रू इक्वल टू फॉल्स, क्वेश्चन मार्क, ट्रू कोलन फॉल्स। So what would be the value of d? False. False. Condition false है तो इस बार में जाएगा, false को d में स्टोर करेगा, so that would be false. Is that clear? Output of the following code is character c is equal to char 65. 65 एक ASCII सिंबल स्टोर होगा और उसको प्रिंट किया तो that is character. ठीक है ना? ये थे क्वेश्चंस ऑपरेटर से रिलेटेड। 25 क्वेश्चंस है हर टॉपिक के ऊपर फिलहाल तो इस 5 में पीडीएफ में 25 क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चंस ऑपरेटर से रिलेटेड। वी हैव टाइम सो हम लोग लेंगे। आई होप तो सबको समझ में आ रहा है। आपको अगर नहीं समझ में आता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का ऑपरेटर तो मुझे पूछोगे। इज दैट क्लियर? लेकिन प्रैक्टिस करो बिकॉज इसके ऊपर क्वेश्चन डेफिनेटली आने ही वाला है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के ऊपर, क्योंकि इंजीनियरिंग के कैंपस इंटरव्यूज में भी इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ पे तो आना ही है। रिमेंबर दिस, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर के ऊपर। यहाँ पे भी हम लोगों ने भी 25 में से कम 8 क्वेश्चन ऐसे थे जो प्लस प्लस माइनस माइनस के ऊपर बेस्ड है। 7 से 8 क्वेश्चन जो इसकी प्रैक्टिस करो, कैसे ऐसे सॉल्व करना। हाँ, सॉल्व करने वाले, लेकिन थोड़े और एडवांस। इंजीनियरिंग में इतना इजी नहीं आएगा, इससे थोड़ा एडवांस आएगा। और इसमें सब और एक बहुत बड़ी बात क्या है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्या है, सी में ये ऑपरेटर अलग तरीके से काम करते हैं, सी और सी प्लस प्लस, और जावा में अलग तरीके से काम करते हैं, इसीलिए कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। बच्चों को सी का पता होता है और जब जावा पढ़ते हैं ना तो प्लस प्लस माइनस माइनस ऑपरेटर, हाँ ये तो हमको आता है, पढ़ते ही नहीं है। जैसे सी में अगर मैं प्लस इक्वल टू और जावा में प्लस इक्वल टू सेम बिहेवियर है, तो जब मैं सी में प्लस इक्वल टू पढ़ चुका हूं तो मैं जावा जब स्टडी करूंगा तो मैं प्लस इक्वल टू क्यों स्टडी करूंगा? नहीं करूंगा। एग्जैक्टली। आप लोगों को भी लास्ट ईयर 8 स्टैंडर्ड में सी प्लस प्लस था, अगर उसमें आपको ये जो ऑपरेटर है प्लस प्लस माइनस माइनस डिटेल में पढ़ाया होता तो शायद इस साल आप लोगों में से भी बहुत सारे बच्चों का एटीट्यूड नहीं होता है कि अरे हमको तो आता है, सी में आता है तो इसका मतलब जावा में भी तो सेम ही होगा। दोनों तरफ अलग अलग है, एग्जैक्टली, दोनों तरफ अलग अलग है। सपोज x की वैल्यू 5 है और अगर मैं लिखता हूँ y प्लस प्लस x प्लस 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 x, अब यही कोड मैंने सी में लिखा और जावा में लिखा। अगर मैं सी में लिखता हूँ तो x की वैल्यू जो है दैट वुड बी 7 एंड y की वैल्यू वुड बी 14, whereas in Java x की वैल्यू वुड बी 7 एंड y की वैल्यू वुड बी 13। ये डिफरेंस है सी में और जावा। सेम से कोड है दोनों जगह पे, लेकिन आउटपुट अलग अलग है और ये कंफ्यूजन की वजह से वहां पे पूछा जाता है। नहीं, बहुत सारी लैंग्वेजेस है, लेकिन 4 साल आपके पास टाइम है तो 4 साल में 50 लैंग्वेज को सीखना पॉसिबल नहीं है। ओके, आई एम टीचिंग सी सिंस लास्ट 15 इयर्स,
around about 14 to 15 years से मैं सी पढ़ा रहा हूँ. And if somebody asks me, सर आपको सी कितना आता है? 14-15 साल से पढ़ा रहे हो, कितना आता है सी आपको? So I say I still know around about 8 to 10% of C. तो एक हाँ मतलब बहुत कम आता है अभी तक. मुझे 8-10% आता है तो सोचो. ओके तो ये लैंग्वेज बहुत बड़ी है. तो 4 साल के इंजीनियरिंग में इतनी सारी लैंग्वेज सीखना पॉसिबल नहीं है. तो व्हाट दे टीच यू इज बेसिक्स. डिक्शनरी पूरा हर एक डिक्शनरी का हर एक वर्ड नहीं सिखाते. डिक्शनरी में वर्ड का मीनिंग कैसे ढूंढते हैं ये सिखाते. बचाओ सब आपका. गेटिंग इट. सेम थिंग लैंग्वेजेस में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में they are not going to teach you each and every ready-made function available. 10 लाख फंक्शन जावा में अवेलेबल है. इतने सारे फंक्शन नहीं सिखा सकते. So they'll teach you कि how to explore the function, how to search the meaning of a word in a dictionary, जैसे how to explore a function. ये सिखाया जाता है. फिर आपके ऊपर है आप कितना एक्सप्लोर करते हो. ये तो फिर सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं तो डिक्शनरी लेके बैठते हैं. फंक्शन की डिक्शनरी साइड में लेके बैठेंगे. जो भी काम करना है उसके लिए रेडीमेड फंक्शन है क्या है तो यूज करो. नेक्स्ट अब ये काम करना है इसके लिए है क्या. वो तो मतलब कितने लाखों फंक्शन होते हैं. हाँ लेकिन आपको थोड़ी तो आइडिया होती है कि किस चीज के लिए है किस चीज के लिए नहीं है. माइट भी नाम नहीं याद होगा. तो वो लाइब्रेरी जो बनी हुई है वो इस तरह से बनी हुई है कि सर्चिंग बिकम्स वेरी. जैसे डिक्शनरी में सर्चिंग बिकम्स इजी ना क्योंकि अल्फाबेटिकली लिखे हुए. तो वैसे ही ये फंक्शन की डिक्शनरी. ठीक है ना. फंक्शन की डिक्शनरी. सो हर सब्जेक्ट हर जगह पे ऐसे ही है. ओके नॉट ओनली सिर्फ कंप्यूटर इंजीनियरिंग हर जगह दुनिया भर में इनोवेशन होके तो खड़ा हुआ है. तब तो पढ़ाना पॉसिबल नहीं है. सो दे टीच यू द बेसिक्स ऑफ इट. दैट्स इट. जहाँ तक कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग का सवाल है तो दे टीच यू सी, सी प्लस प्लस, जावा एंड थोड़ा बहुत पाइथन. इतनी लैंग्वेजेस सिखाते हैं. पहले VB सिखाते थे अब वो नहीं सिखाते. मार्केट में बहुत सारी और भी लैंग्वेजेस है. रूबी है, आर है, बहुत सारी अभी फिलहाल होने वाली लैंग्वेजेस. ओके ज्यादा कौन सी चलती है ऐसा. राइट नाउ जो है सबसे ज्यादा चलने वाली लैंग्वेज राइट नाउ आर 2 लैंग्वेजेस. एक है जावा और एक है पाइथन. बट आपको डायरेक्ट जावा पे लेके जाना वो भी गलत होगा. बेसिक्स नहीं होगा आपको डायरेक्ट. तो इसलिए पहले यू शुड स्टडी सी. सेकंड स्टेप है आइदर यू कैन गो विद जावा और यू कैन गो विद पाइथन. सी के बाद में उसके बाद में दोनों में से कोई भी लैंग्वेज पे जा सकते हो. ओके ये 2 लैंग्वेजेस हेवीली यूज होते हैं आज की डेट में. इसमें पाइथन इज 10 टाइम्स ज्यादा यूज होने वाली लैंग्वेज एज कम्पेयर टू पाइथन. पाइथन सिर्फ एक इंडस्ट्री में हेवीली यूज होता है और वो है डेटा माइनिंग, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली इंडस्ट्री में. whereas Java can be used in embedded robotics, mobile computing, standalone applications, server side scripting, हर जगह पे यूज होता है. So they go for this Java. माइक्रोसॉफ्ट जो है उसके फॉलोअर्स जो है वो जावा को नहीं फॉलो करते. वो लोग जो है सी शार्प को फॉलो करते हैं. सी शार्प करके जो लैंग्वेज है उसको फॉलो ज्यादा करते हैं. वो भी एक अच्छे लेवल पे यूज होने वाली लैंग्वेज. ओके कमिंग बैक ओवर हियर. एब्रिविएशन फॉर ASCII. ASCII का फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. ओके which character set would you use if you have characters from Hindi, Japanese, German and German to display? कौन सा character set use करोगे? हिंदी, जापानीज, जर्मन अगर वहां के कैरेक्टर है तो कौन सा कैरेक्टर सेट यूज करोगे? ऑप्शन दो. ओके ASCII कैरेक्टर सेट, एक्सटेंडेड ASCII कैरेक्टर सेट, यूनिकॉर्न कैरेक्टर सेट, यूनिकोड कैरेक्टर सेट. यूनिकॉर्न करके कुछ है नहीं, एक्सटेंडेड ASCII करके कुछ है ही नहीं. ओके ASCII है और यूनिकोड है. ASCII में 256 सिंबल्स है जिसमें 12 खड़ी नहीं है. यूनिकोड में है. यूनिकोड में मोर देन 40,000 सिंबल्स है जहाँ पे अलग अलग ट्रेडिशनल लैंग्वेज के भी नोटेशंस यूज होते हैं. सो यूनिकोड सेट. इज दैट क्लियर? कौन सा ASCII और यूनिकोड भी किसी ने मतलब प्रोग्राम करके रखा होगा? प्रोग्राम करके रखा नहीं है, ये सेट बना के रखा है. जो आपके पीछे पीरियोडिक टेबल का सेट है ये भी किसी ने बनाया हुआ है. शायद किसने बनाया हुआ? आपको नाम होगा ना जो भी है. ओके तो वैसे ही ये भी सेट जो है किसी ने बनाया है और उसको ASCII में रजिस्टर किया हुआ है. अमेरिका के पास रजिस्टर किया हुआ है. सो दैट इज उसमें ऐसा है क्या स्मॉल ए का 97 ही क्यों है ASCII वैल्यू? ऐसा कुछ नहीं है. तो उसने जैसे बनाया वैसे. ओके
ASCII character set can represent how many characters? कितने characters ASCII में? हाँ? 256. ओके, हरदम याद रखो कि ये फिगर्स कहाँ से आते हैं? 256. एक पावर ऑफ 2 का टेबल मैंने शुरुआत में दिया था आपको वहां से. अगर कंफ्यूजन है कि वो 236 है कि 246 है कि 256 है कि 266 है, तो जो फिगर उस टेबल में आता है पावर ऑफ 2 के टेबल में, याद है पावर ऑफ 2 का टेबल? ओके, 1 2 4 8 16 वाला टेबल, तो उसमें जो फिगर आता है, इवन यूनिकोड में कितने कैरेक्टर्स रजिस्टर हो सकते हैं? रजिस्टर कितने हैं मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, रजिस्टर कितने हो सकते हैं? 65,536. और ये फिगर भी उस टेबल पे है. सर वो टेबल भी रहते हैं, हम्म? ये फिगर्स को टेबल से रहते हैं. उन टेबल से लेते नहीं है, मजबूरी है, उन टेबल से आते हैं, लेते नहीं है, आते हैं, बिकॉज इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ बाइनरी, और इसीलिए उस टेबल से वो फिगर आते हैं. ओके, कोई कहता नहीं कि 4 GB के बाद में सीधा 8 GB का पेन ड्राइव बनाओ, 5 और 6 और 7 GB का पेन ड्राइव मत बनाओ. ये मजबूरी है कि 4 के बाद में सीधा 8 GB का पेन ड्राइव बनता है. इज दैट क्लियर? तो बीच वाले पेन ड्राइव क्यों नहीं बनते? तो ये मजबूरी है, रिमेंबर दिस. ओके, ये कोई चॉइस से नहीं हो रहा है काम, पावर ऑफ 2 से बनता है. Which one is an invalid escape sequence? Okay, slash n, slash p, slash a, all of the Slash above. Which one is an invalid escape sequence? Slash a क्या? हाँ पक्का? हाँ हाँ, लॉक करे. नहीं, लॉक मत कीजिए. लॉक नहीं करना है, ऐसे नहीं हाथ में. Yes, which one is an invalid escape? Slash a. In fact, तीनों के तीनों invalid है, all of them, because तीनों जगह पे slash उल्टा यूज किया है. Okay, it is backslash n, backslash p, backslash a, and ऐसे होता है इसके. तो तीनों गलत है. Is that clear? याद रहेगा ये? बैकस्लैश हम लोग बोलते हो कि बैकस्लैश n ऐसे ही बोलते हैं हम लोग, स्लैश n नहीं बोलते, बैकस्लैश n बोलते हैं. और ये फॉरवर्ड स्लैश है, डिवीजन वाला स्लैश मतलब फॉरवर्ड स्लैश जो बचपन से यूज करते आते हैं. तो ये बैकस्लैश है पहली चीज. If this stands for new line, this stands for tab, this stands for beep sound. Is that clear? Backslash a stands for beep sound. Okay, so it is not an invalid escape sequence, it is a valid escape. जब प्रोग्राम रन होता है तब आता है. पुराने कंप्यूटर्स में जहाँ पे मदरबोर्ड के ऊपर स्पीकर होता था, एक छोटा सा स्पीकर होता है. हाँ, अगर याद रहा मुझे तो नेक्स्ट टाइम मैं दिखा दूंगा आप लोगों को बुला के. ओके, तो जो स्पीकर था मदरबोर्ड पे होता था, तो अगर आपने ऐसे लिखा है स्टेटमेंट SOP, ओके, हेलो स्लैश ए वर्ल्ड, तो आउटपुट जो आता था, ओके, तो आउटपुट जो आता था वो कुछ ऐसे आता था. ये आउटपुट स्ट्रिंग हेलो, एंड फिर एक डीप साउंड आता था और फिर वर्ल्ड प्रिंट होता था. डीप साउंड आता था और फिर वर्ल्ड प्रिंट होता था. तो यस, बैकस्लैश ए जनरेट्स अ बीप साउंड. लेकिन अभी नए कंप्यूटर्स में ये स्पीकर जो होता है वो ऑनबोर्ड नहीं होता है. ओके, उसका एक स्पेशल साउंड कार्ड होता है, और इसीलिए नए कंप्यूटर्स पे ये बैकस्लैश ए वर्क नहीं करता. जो भी एस्केप सीक्वेंस आप लोगों को सिखाए गए थे कुछ में, ओके, सिर्फ इतना ही नहीं है. और कौन से एस्केप सीक्वेंस है? बैकस्लैश आर कैरेज रिटर्न, बैकस्लैश बी वर्टिकल टैब, बैकस्लैश एफ फॉर्म फील्ड, बैकस्लैश बी बैकस्पेस, बैकस्लैश बैकस्लैश प्रिंट करने के लिए, बैकस्लैश डबल कोट, बैकस्लैश सिंगल कोट, बैकस्लैश क्वेश्चन मार्क. सो ऑल दीज आर द एस्केप सीक्वेंस. इनमें से कुछ एस्केप सीक्वेंस आज की डेट में काम नहीं करते. ओके, जैसे बैकस्लैश ए, बैकस्लैश बी, बैकस्लैश एफ, ये कुछ जगह पे काम नहीं करते, लेकिन यही चीजें पुराने पीसी पे अगर आप करो काम करते हैं. ओके, बैकस्लैश ए का तो देखो मैंने बहुत सारे बैचेस को दिया था पुराने, जब मैं पढ़ाता था. इज दैट इट? तो सर ये अभी इसको हटा कर इसको देखो, जो कंपाइलर बन चुका है उसको मॉडिफाई करना इतना इजी नहीं है. इज दैट इट? क्यों इजी नहीं है? बिकॉज बहुत सारे पुराने एप्लीकेशंस में ये चीजें ऑलरेडी यूज्ड है. इज दैट इट? फिर तो वो एरर देना चालू कर देंगे, इसीलिए ये चीजें हटाए नहीं गए हैं. लेकिन हाँ, ये वर्क नहीं कर रहे हैं. ठीक है, बिकॉज उनको वर्क करने के लिए एक एक्स्ट्रा डिवाइस स्पीकर की जरूरत है ऑनबोर्ड वाले, क्योंकि वो ऑनबोर्ड स्पीकर को के ऊपर काम करता है. इज दैट क्लियर? फ्लैश याद रहेगा? ओके, ये सब पता है. कैरेज रिटर्न, वर्टिकल टैब, फॉर्म फील्ड एंड सो ऑन. So these are the escape sequence. Okay. Next, which one is not a keyword in Java? Abstract,
abstract class integer long. Which one is not a keyword in Java? Integer. In keyword है, integer नहीं है. Okay. अगर मैं ऐसे लिखूं तो I capital. हाँ वो which is not a keyword in Java. Definitely ये भी तो है. तो यही नहीं है. This is a class name, wrapper class name. It is not a keyword. याद रखो. Class name का keyword नहीं होता. Which one is a valid identifier in Java? Valid identifier in Java. Okay. Total space amount. Total dash amount. Total underscore percent underscore percentage. Total underscore amount underscore dollar. Which one is fourth one, total underscore Fourth one. underscore dollar. which one is can invalid? Okay. Sorry, which one is a valid identifier in Java? Fourth one. कौन सा valid है? Fourth one. Okay. This one is valid. This all three are invalid because यहाँ पे space नहीं चलता है, यहाँ पे hyphen नहीं चलता और यहाँ पे percentage sign नहीं चलता. Dollar और Okay. underscore अंडरस्कोर डॉलर. ओके, डॉलर के आपके टेक्स्ट के हिसाब से डॉलर, लेकिन फ्यूचर के लिए याद रखना कोई भी करेंसी सिंबल चलता है. डॉलर, यूरो, पाउंड, येन. ओके, ऑल दीस करेंसी सिंबल्स आर परमिटेड. ओके, बट रुपी अभी तक नहीं. नया कंपाइलर आएगा तो शायद उसमें रजिस्टर होगा. आई डोंट नो, मतलब जेडीके 1.11 में वेदर दे हैव सपोर्टेड और नॉट. आई डोंट नो. तो फिर अभी ये नए कंपाइलर जो आ रहे हैं फिर उनमें मतलब अभी जैसे ईशान ने बोला पुराने वाले तो एसकेसी वो इसलिए वो एज इट इज रखा हुआ है. वो सब इसलिए वर्क करते हैं क्योंकि पुराने एप्लीकेशन थोड़ी बदले, उसका कोडिंग थोड़ी बदला है, कंपाइलर बदला है ना. मैं कोड तो लिख के रखा है ना, वो यूज हो रहा है कहीं ना कहीं. तो दैट्स व्हाई. तो पुराने कोड भी नए कंपाइलर में रन होने चाहिए. एक दो फीचर्स छोड़े तो रन होते हैं बाकी की चीजें. Which one is a valid integer literal? Valid integer literal. -7777 77 space 38 56 comma 234. यहाँ पे space नहीं है. 56 comma 234 $788. Which one is a valid integer literal? First one. Why not the remaining three? Space चलता है, comma चलता है, डॉलर भी डॉलर में, लिटरल में नहीं चलता है. ठीक है, लिटरल में डायरेक्ट नंबर ही चाहिए. सो ये तीनों चीजें नहीं चलते. Which one is a valid real literal? Real का मतलब होता है floating. Okay, which one is a valid floating literal? 65 point 65 65 65.6. You can have multiple answers also. 65.6 65.6 गुड, ये तो करेक्ट है. बचे हुए तीन ये वैलिड लिटरल है. यस लिटरल था. हाँ, फ्लोटिंग लिटरल. कौन से वैलिड फ्लोटिंग लिटरल? 65 भी आएगा ना रियल. 65 भी आएगा. यस दीदी. नहीं क्यों? सोचो आप. डबल d is equal to 65 ऐसे लिखा तो चलता है कि नहीं चलता कि 65.0 लिखना पड़ता है. 65 gets converted into 65.0. Is that clear? So yes, this will also do. Is that clear? And ये जो है, okay, 65 point ये नहीं चलेगा, ये 0.65. Yes, ये भी चलता है because it is equal to 0.65. Is that clear? वैसा लिखा तो चलता है. 0 Okay. Which of the following is not a character literal? Backslash single quote backslash a single quote double quotes a double quotes single quote a single quote backslash question mark single quote. Which of the following is not a character literal? Not a character literal. इसमें से कौन सा character literal नहीं है? Second one, yes, because it is a string literal. Okay, double quotes में दिया है तो इसके लिए वो character literal नहीं है. बचे हुए तीनों ये तो है. What about this? Character literal में single character चलता है कि दो character चल सकते हैं? Backslash a दो character है कि एक character है? Single quote में single character चलता है, मतलब ऐसा चलता है कि single quote a नहीं चलता है. एक से ज्यादा कैरेक्टर्स
नहीं चलते हैं. So is this a valid character literal? Is this valid character literal? This is invalid character literal. What about this and this? Is this a valid character literal? Yes. सिंगल कोट में एस्केप सीक्वेंस वाले दो कैरेक्टर्स चलते हैं. कौन से चलते हैं? सिर्फ एस्केप, बाकी के नहीं चलते, सिर्फ एस्केप. और बैकस्लैश एस्केप सीक्वेंस है, बैकस्लैश क्वेश्चन मार्क. यस, तो इसीलिए ये भी वैलिड कैरेक्टर लिटरल है और ये भी वैलिड कैरेक्टर लिटरल है. समझा क्या? तो याद रखना ये कि कैरेक्टर लिटरल में बैकस्लैश वाले चलेंगे, ओके, बाकी के नहीं चलेंगे. बैकस्लैश वाले जो है वो चलेंगे. इज दैट क्लियर? याद रहेगा ना ये? ओके, यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत सारे बच्चों को होगा इसके लिए. which one is not reference data type in Java? Okay, class, interface, boolean, again class, दो बार class दे दिया है. Okay, class, interface, okay, boolean. I'll give another option, string. Okay, which one is not a reference data type in Java? इनमें से कौन सा reference data type नहीं है? अब ये reference data type का मतलब होता है composite data type. Okay, कौन सा composite data type नहीं है? That's what they are asking. Okay, मतलब derived data type, user defined data type कौन सा नहीं है? तो definitely class use करके हम लोग composite data type बनाते हैं. String is a composite data type itself. ओके, इंटरफेस यूज करके भी कंपोजिट डेटा टाइप बनाए जाते हैं. एग्जैक्टली, ये आपको सिलेबस में नहीं है इंटरफेस यूज करके कैसे बनाते हैं, बट हाँ हम लोगों ने ये वर्ड कहीं तो सुना है. कहाँ सुना है? जावा में सुना है. किसी एक डेफिनेशन में आया था. रिमेंबर ये इंटरफेस वर्ड कौन से डेफिनेशन में आया था? पैकेजेस के डेफिनेशन में आया था. पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड क्लासेस, इंटरफेसेस एंड सब पैकेजेस. ऐसा डेफिनेशन दिया था मैंने. पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड क्लासेस, इंटरफेसेस एंड सब पैकेजेस. तो वहां पे ये वर्ड आया था इंटरफेस. इज दैट क्लियर? तो बचा सिर्फ बुलियन. आप उल्टा भी सोच सकते थे कि बुलियन तो ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है. 8 प्रिमिटिव वैसे, तो यही आंसर होगा ना फिर तो. ये सब इंटरफेस का हाँ कंफ्यूजन था, लेकिन आप ऐसा सोचते तो शायद बुलियन तो प्रिमिटिव डेटा टाइप है. So how can we call it as composite or reference data type? समझा क्या? So boolean was the answer. Is that clear? Yes. Which of the following is the size of short data type? Short data type के लिए कितनी bits की memory allocate होती है? 0.4 30. हाँ? Think over it nicely. Short data type के लिए कितने bits की memory allocate होती है? बोलो. डेटा टाइप कितने टोटल? प्रिमिटिव 8. कौन से? बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, लाइन में कैर, बुलियन. ओके, पहले 4 इंटीजर, 2 फ्लोट, 1 कैरेक्टर, 1 बुलियन. तो बाइट के लिए 1 बाइट, शॉर्ट के लिए 2 बाइट्स. शॉर्ट के लिए कितनी मेमोरी? 2 बाइट्स. 1 2 4 8. बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग 1 2 4 8. तो शॉर्ट के लिए कितनी? 2 बाइट्स. 2 बाइट्स मतलब कितने बिट्स? 16. समझा क्या? इंट के लिए 32 बिट्स. 4 बाइट्स ना, मतलब 32 बिट्स. इज दैट क्लियर? कैरेक्टर के लिए 2 बाइट्स मतलब 16 बिट्स. कैरेक्टर के लिए कितना? 2 बाइट्स. देखो नेक्स्ट 3 क्वेश्चन उसी के ऊपर है. एक में कैर का पूछा, एक में इंट का पूछा, एक में शॉर्ट का पूछा है. सो नेक्स्ट 3 क्वेश्चन जो है उसी के ऊपर पूछे गए. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x is equal to single quote में z. x is equal to single quote में capital Z. What is the value of x? Options given are 90, 91, 65. Invalid assignment. फिर से क्वेश्चन बोलता हूँ. गिवन स्टेटमेंट इंटीजर int x is equal to z. 91. So int x is equal to z. What is the value of x? Option given are 90, 91, 65 and invalid. 91. Is that clear? That would be 91. Is this clear? Yes. Which of the following is default initial value of Boolean data type? Boolean data type की default initial value क्या होती है?
बुलियन वेरिएबल्स की, बुलियन वेरिएबल्स की बेसिक आंसर इज ट्रू और फॉल्स, जीरो और ये नहीं आएगा, फॉल्स। इज दैट क्लियर? बुलियन डेटा टाइप की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी? फॉल्स। याद रखना ये, ओके? तो जीरो मतलब फॉल्स, बुलियन जीरो मतलब फॉल्स, बुलियन ओके? जीरो मतलब फॉल्स, बुलियन जीरो मतलब फॉल्स, ओके? तो फॉल्स दिस इज द वैल्यू, बुलियन जीरो तो वो इंटरप्रिटेशन है उसका, तो जो वैल्यू होती है दैट इज फॉल्स, ओके? The keyword that converts a variable with its value into a constant. Final keyword. Is that clear? Constant variables बनाने के लिए कौन सा keyword यूज होता है? Final. Final integer x is equal to 5. तो x की वैल्यू फिक्स हो गई 5. अब इसको कोई मॉडिफाई नहीं कर सकता. The smallest individual unit in a program is called as. Smallest integer unit in a program is called as token. Okay. Option where identifier, token, method and function. The answer is token. सबसे छोटी चीज क्या होती है? टोकन होता है. Is that it? Actually यहाँ पे अगर होता कैरेक्टर तो कैरेक्टर होता है, क्योंकि टोकन से भी छोटी चीज क्या होती है? कैरेक्टर. Is that clear? तो ऑप्शन ही है, तो इससे टोकन. Which statement is incorrect? Which statement is incorrect? You can assign a value to the variable at the time of declaration. You can assign, एक एक स्टेटमेंट डिस्कस कर लेंगे, ओके? You can assign a value to the variable at the time of declaration. मतलब वेरिएबल जब डिक्लेयर करते हैं उसको वैल्यू असाइन कर सकते हैं क्या? Yes. So this next statement is correct. Okay. You can declare a variable and initialize it separately. Declare int a और बाद में a equal to 5. ये कर सकते हैं. So this is also valid. You can assign values to multiple variables in one statement. You can assign values to multiple variables. Multiple a is equal to 5, comma b is equal to 6. कर सकते हैं. Yes. When declaring a variable, you cannot assign an initial value that is an expression. While declaring a variable, मतलब मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, ऐसे नहीं लिख सकता हूँ क्या? Integer a is equal to b plus c. लिख सकते हैं. So ये statement गलत है. You cannot assign बोला है ना उन्होंने, but we can. क्या चीज है वो? When declaring a variable, you cannot assign an initial value through an expression. हाँ, एक्सप्रेशन के थ्रू इनिशियल वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, ऐसा उनका क्या है? मतलब int a is equal to expression, ऐसा नहीं लिख सकते, बट ऐसा लिख सकते हैं. तो दिस इज इनवैलिड. बराबर ना? यस. Which statement is incorrect about naming identifiers in Java? Identifiers पता है ना? So identifiers in Java. An identifier can consist of any number of letters and digits. yes. An identifier can begin with an underscore. No. Yes. No. Why not? The specific aspects में ना allowed है ना underscore और ना dollar, but वो starting ऐसा रूल कहाँ दिया है कि वो स्टार्टिंग में नहीं हो सकता? रूल जो दिए है वो दिया है. रूल्स क्या दिए है? आइडेंटिफाई नेम कंसिस्ट ऑफ अल्फाबेट, डिजिट, अंडरस्कोर साइन एंड करेंसी सिंबल. पहला भी इट कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट, ये रूल दिया है. इट कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट, ये रूल नहीं दिया है कि वो अल्फाबेट से या अंडरस्कोर से स्टार्ट नहीं हो सकता. उन्होंने सिर्फ कहा डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता है, मतलब बचा हुआ सब कुछ जो है स्टार्ट हो सकता है. So a variable name can start with an underscore or dollar sign. Is that clear? So this statement is also valid. An identifier can begin with a digit. Can begin with a digit? No. So ये statement आपका आंसर है. Incorrect statement पूछा है ना? It cannot start with a digit. Is that clear? An identifier can begin with a dollar sign. Yes. It can begin with a dollar. समझा ना? Yes. Name the data type that has 64-bit integer. 64-bit integer long. 8 bytes ना? 8 8 का 64. ठीक है ना? Long data type. Arrange the following primitive data type in the ascending order of the size. Ascending order of the size. आ जाएगा? Byte, char, int, double. Byte 1 byte, char के लिए 2, int के लिए 4, double के लिए 8. Pick the correct statement. Character data type occupies 2 bytes and the int data type occupies 4 bytes. मेमोरी के ऊपर वाला है. कौन से डेटा टाइप को कितनी मेमोरी लगती है? आ जाएगा? Okay. Which of the following is a keyword? Keyword, attribute, character, continue. चारों वर्ड दिए हैं. 4 वर्ड में कीवर्ड कौन सा है? कीवर्ड, एट्रीब्यूट, कैरेक्टर
कैरेक्टर एंड कंटिन्यू। कौन सा कीवर्ड है? कंटिन्यू कीवर्ड है, ये यूज किया ना, टर्मिनेट्स करंट इटरेशन, और ये सब कीवर्ड नहीं है। ओके, कैर है, कैरेक्टर नहीं है। इट इज अ प्रॉपर क्लास नेम विद सी कैपिटल, सो ये सब कीवर्ड नहीं है। इज दैट क्लियर? कीवर्ड कौन सा है? कंटिन्यू इज द कीवर्ड। इज दैट क्लियर? ASCII codes for small a to z ranges is what? Small a to z, 97 to 122, 97 से लेके 122। Is that clear? ASCII character from small a to z and capital A to z का 65 to 91, which is not a valid character literal. Double quote में /t, single quote में /t, single quote में t, none of the above, which is not a character literal. इसमें से कौन सा character literal नहीं है? कौन सा character literal नहीं है? None of the above. None of the above? सिर्फ first. Okay. हाँ वो string है। String है। This is a valid character literal। मैंने कहा था single quote में escape sequence लिखा है, ये तो valid है, single character। तो which of the following is not integral data type? Integral data type नहीं है। Byte, short, long, double. Integral data type कौन सा नहीं है? Byte, short, int, double. Okay. You can get the same question, find the odd man out. That would be double ना? ये सब integer data type है, और double जो है ये floating data type है, it is not a integer data type. Is this clear? So ये थे आपके data type के ऊपर के 25 problems. Is that clear for today? Okay, we have solved around 75 problems today. Okay, मैं कह रहा हूँ इसके आगे हम लोग सब यही लेंगे. Okay, I have hundreds of questions MCQ वाले मैंने कलेक्ट किए दूसरे 10 दिन में. ठीक है, आप लोगों के टेस्ट भी चालू हो गए हैं ट्यूशन में. Thank you. ट्यूशन में मतलब ऐसे बीच में होते हैं, कंटिन्यूअस टेस्ट। हाँ ठीक है, और अभी स्कूल में चालू हो गए, ठीक है ना, तो आप लोग प्रैक्टिस करो थोड़ा सा, एमसीक्यूज का ज्यादा उधर प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस होना चाहिए था, लेकिन सिर्फ प्रोग्रामिंग है 20। मैंने शुरुआत में बताया था कि किस टाइप के प्रॉब्लम्स आएंगे प्रोग्रामिंग के, ठीक है ना, उस टाइप की भी हम लोग लेने वाले हैं प्रॉब्लम। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ओके।